टाइम थोड़ा काम में बिजी हूँ और अल्टरनेट एपिसोड्स हम लोग देने की कोशिश कर रहे हैं। और बाकी आप लोग मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, सागा सीरीज़ प्ले स्टोर से। तो उसमें आपको नई स्टोरी मिल जाएगी, मैरिड टू ड्रैगन प्रिंसेस, उसको सुन सकते हैं। और स्टार्टिंग के एपिसोड 10 आपको टेलीग्राम के थ्रू मेरे मिल जाएंगे, उसको भी सुन सकते हो वहाँ के। नए चैनल जो कि लिंक पड़ा होगा कम्युनिटी टैब में, वहाँ से आप लोग देख सकते हो। वहाँ पर भी मैं कंटिन्यू रखूँगा, डबिंग चल रही है, आगे के बहुत सा ज़्यादा एपिसोड आगे के रेडी कर दूँगा अच्छी आवाज़ में, ताकि उसको मैं सेटअप कर पाऊँ। बाकी अल्टरनेट एपिसोड कुछ दिनों तक ऐसे ही आते रहेंगे। ड्रैगन लॉर्ड रिवेंज के बाकी 2 एपिसोड शाम तक अवेलेबल हो जाएंगे, और एक स्टोरी मंडे से हम लोग नई स्टोरी डाल देंगे, फिर कल ही अपलोड हो जाएगी अगर एपिसोड रेडी हो गए तो। और इसके 7 बजे और 9 बजे तक एपिसोड इसके सारे अवेलेबल हो जाएंगे ड्रैगन लॉर्ड के। शिवम वास्तव में सीधे एक गोस्ट असैसिन की ओर टूट पड़ा और जानबूझकर अपनी कमजोरी उजागर कर दी, मानो वह स्वयं अपनी मौत खोज रहा हो। अंधेरी स्टार की आंखों में तारे के आकार की चमक उभरी और उसने जोर से चिल्लाया, मर जा। उसी क्षण उस गोस्ट असैसिन के हाथ में मौजूद काली छोटी खंजर ने शून्य को चीरते हुए सीधे शिवम के डैंशन में घुसपैठ कर दी। खंजर ने अत्यंत सटीकता से शिवम के डैंशन को भेद दिया और उसे एक पारदर्शी छेद में बदल दिया। डार्कस्टार जोर जोर से हंसा और बोला कि अब देखता हूं तू कैसे जिंदा रहता है। लेकिन ठीक उसी पल शिवम की ठंडी आवाज गूंजी और उसका चेहरा पूरी तरह शांत था, मानो डैंशन में छेद होने वाला व्यक्ति वह हो ही ना। डार्कस्टार के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई और उसकी जगह गहन सदमा उभर आया। वह कुछ बोलने ही वाला था कि शिवम ने पलटकर हमला किया, मुट्ठी चलाई और सीधे उस गोस्ट असैसिन पर वार कर दिया। तेज धमाके के साथ वह गोस्ट असैसिन का शरीर ग्रेट फ्रैगमेंटेशन और ग्रेट डिवाइन विंड की शक्ति के नीचे सीधे फट गया और चूर्ण में बदल गया। एक गोस्ट असैसिन का अंत हो चुका था। डार्कस्टार पागलों की तरह चिल्लाया कि यह कैसे हो सकता है, उसका डैंशन कैसे ठीक हो सकता है। उसके अनुसार गोस्ट असैसिन ने स्पष्ट रूप से शिवम के डैंशन को भेदा था। डैंशन वह स्थान होता है जहां डिवाइन रेल्म द्वारा संकेंद्रित स्टार स्थित होता है। उसके विचार में उस एक वार से शिवम का स्टार नष्ट हो जाना चाहिए था और शिवम पूरी तरह से अपाहिज हो जाना चाहिए था, लेकिन वास्तविकता उसकी समझ से परे थी। शिवम बिल्कुल ठीक था और एक ही वार में उसने गोस्ट असैसिन को मार गिराया। डार्कस्टार घबरा गया और कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। वह यह नहीं जानता था कि शिवम का फॉरबिडन बॉडी डांटियन में स्टार पर निर्भर ही नहीं करता। उसके शरीर में कोई भी स्थान वास्तविक कमजोर बिंदु नहीं था, यहाँ तक कि सिर भी नहीं। इसलिए डांटियन को छेदने का शिवम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। शिवम ने ठंडे स्वर में कहा कि असंभव कुछ भी नहीं होता और आगे बढ़कर सीधे डार्कस्टार पर झपट पड़ा। ग्रेट डिवाइन विंड टेक्निक के साथ उसका शरीर हवा जैसा हो गया और वह सीधे डार्कस्टार की ओर झपट गया। डार्कस्टार ने जोर से चिल्लाकर टियांग की किलिंग स्वॉर्ड टेक्निक चलाई और अपनी तलवार से शिवम पर वार किया। जोरदार धमाका हुआ, तलवार और हथेली की टक्कर से भारी ऊर्जा फूट पड़ी, लेकिन इस बार डार्कस्टार का शरीर बुरी तरह हिल गया और वह पीछे हटता चला गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया और साफ दिखाई दे रहा था कि इस बार उसे नुकसान हुआ है। अब तक शिवम और डार्कस्टार एक दूसरे के बराबर टक्कर दे रहे थे, लेकिन शिवम समझ चुका था कि डार्कस्टार की शक्ति गोस्ट असैसिन्स की संख्या से जुड़ी हुई है और उन्हें खोने पर उसकी ताकत कम हो जाती है। दरअसल पहले से ही शिवम ने ये चाल समझ ली थी और रणनीति के तहत वह मुठभेड़ को खींच रहा था। अब फॉर्मेशन पूर्ण हो चुका था और वह और समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। इस बीच 6 अन्य गोस्ट असैसिन्स चारों दिशाओं से शिवम पर टूट पड़े। शिवम ने हथेली को तलवार की तरह चलाया और लगातार 6 वार किए। प्रत्येक गोस्ट असैसिन पर एक एक, पहले 7 थे, अब एक कम हो चुका था, इसलिए उनकी सामूहिक शक्ति भी कमजोर हो गई और सभी पीछे हटे। शिवम अचानक एक गोस्ट असैसिन की ओर दौड़ा और पूरे बल से हमला किया, उसकी रक्षा की बिल्कुल परवाह नहीं की। गोस्ट असैसिन का वार उसके हृदय को भेद गया, लेकिन शिवम को कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने लगातार प्रहार जारी रखे और जोरदार धमाके के साथ उस गोस्ट असैसिन को भी चूर्ण में बदल दिया। डार्कस्टार चीख पड़ा कि यह असंभव है। शिवम ने कोई उत्तर नहीं दिया, उसका आक्रमण आंधी जैसा था। एक के बाद एक गोस्ट असैसिन गिरते चले गए। डार्कस्टार ने सिर पर हमला करने का आदेश दिया और तलवार सीधे शिवम की भौहों के बीच से निकल गई। डार्कस्टार खुशी से चीख उठा कि अब वह कैसे बचेगा, क्योंकि सिर आत्मा का आसन होता है। लेकिन अगला दृश्य डार्कस्टार के लिए दुस्वप्न बन गया। शिवम बिल्कुल ठीक था। उसकी चोट आंखों के सामने भर रही थी और उसने एक और गोस्ट असैसिन को एक ही घूंसे में उड़ा दिया। डार्कस्टार पागलों की तरह चिल्लाया कि यह राक्षस है।
शिवम ने ठंडे स्वर में कहा कि अब सफर समाप्त करने का समय आ गया है। उसकी कर्स पावर उबाल मारने लगी और विभिन्न अल्टीमेट मिस्ट्रीज उसके शरीर से फूट पड़ी। डेविस्टेटिंग आक्रमण डार्क स्टार और शेष गोस्ट असैसिन्स पर टूट पड़ा। गोस्ट असैसिन्स खत्म होते चले गए और डार्क स्टार की शक्ति लगातार गिरती गई। कोको और रूपाली ने अन्य शैडो क्लैन मास्टर्स को फॉर्मेशन और तीरों से रोके रखा, जिससे कोई भी डार्क स्टार को बचा न सका। युद्ध का रुख पूरी तरह शिवम के पक्ष में झुक चुका था। शिवम ने घोषणा की कि आज यही डार्क स्टार की कब्र बनेगी और वह अपने साथियों की आत्मा को शांति देने के लिए उसका सिर लेगा। डार्क स्टार डर के मारे भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन घायल होने के कारण वह धीमा था। शिवम ने उसका पीछा किया और पूर्ण शक्ति से हमला किया। डार्क स्टार ने आखिरी दांव के रूप में गोस्ट असैसिन को ढाल बनाया, लेकिन वे भी एक एक करके टूटते चले गए। जैसे ही वह बैनिश्ड फील्ड से बाहर निकलने ही वाला था, अचानक एक विशाल फॉर्मेशन सक्रिय हुआ। स्वर्णिम दीवारों ने पूरे क्षेत्र को बंद कर दिया। ये 1000 गॉड वॉल्स फॉर्मेशन थी। डार्क स्टार का चेहरा भय से विकृत हो गया। उसने पूरी शक्ति से हमला किया, लेकिन स्वर्ण दीवार न टूटी। अब उसकी आशा समाप्त हो चुकी थी। शिवम ने उसे ठंडी नजरों से देखते हुए कहा कि उसने पहले ही कहा था कि यही उसकी समाधि बनेगी। आखिरी गोस्ट असैसिन भी नष्ट हो गया और डार्क स्टार आधा शरीर खो बैठा। भय, पछतावा, निराशा सब उसके चेहरे पर स्पष्ट थे। डार्क स्टार चिल्लाया कि उसे मारना हेवनली लॉ का उल्लंघन होगा, लेकिन शिवम ने ठहाका लगाते हुए कहा कि जिसने अनगिनत लोगों को मारा हो उसे नियमों की बात करने का हक नहीं। अंततः शिवम का आखिरी आक्रमण टूटा और डार्क स्टार का शरीर पूरी तरह विस्फोट में बदल गया। उसकी सारी योजनाएं, घमंड और लालसा उसी क्षण राख हो गई। अंतिम क्षणों में भी वह केवल पछतावा ही कर पाया। डार्क स्टार शैडो कबीले का स्वर्गीय अहंकार और यूनिवर्स एरोगेंस लिस्ट का एक प्रत्याशी अत्यंत पश्चाताप के साथ शिवम के हाथों मारा गया। जब डार्क स्टार मरा तब यिन क्लैन के बचे हुए 2 मास्टर भय और आतंक से भर गए। वे पूरी तरह घबरा चुके थे। दोनों ने अपने भीतर की डिवाइन पावर को जला दिया और पागलों की तरह बाहर की ओर भागने लगे ताकि किसी भी तरह जान बचा सकें। डार्क स्टार के मारे जाने के बाद शिवम के हाथ खुल चुके थे। अब यदि वह चाहता तो इन दोनों को भी सीधे वहीं समाप्त कर सकता था। स्थिति उनके लिए अत्यंत संकटपूर्ण थी। तभी कोको ने जोर से चिल्लाया और लगातार फॉर्मेशन की शक्ति को बढ़ाने लगा। साथ ही रूपाली के हमलों ने दोनों यिन क्लैन मास्टर्स को जकड़ लिया। कुछ समय तक वे बाहर निकल ही नहीं पाए। इसी क्षण शिवम ने कोको को डिवाइन ट्रांसमिशन भेजा और कहा कि उन्हें जाने दिया जाए। पहले तो कोको थोड़ा चौंका, लेकिन तुरंत उसकी आंखों में चमक आ गई और वह शिवम की मंशा समझ गया। उसने उत्तर दिया कि बात समझ में आ गई। इसके बाद कोको ने जानबूझकर फॉर्मेशन में एक छोटी सी खामी छोड़ दी। शैडो कबीले के दोनों मास्टर्स ने तुरंत उस कमी को पहचान लिया। उनकी आंखों में खुशी चमक उठी और उन्होंने पूरी शक्ति लगा दी। अगले ही पल वे 2 तेज स्वॉर्ड लाइट में बदलकर दूर आकाश की ओर भाग निकले। चारों ओर स्वर्ण दीवारों से बनी फॉर्मेशन फैली हुई थी। दोनों ने जोर से गर्जना की और पूरी शक्ति से वार करते हुए शानदार स्वॉर्ड लाइट छोड़ी, जो सीधे स्वर्ण दीवारों पर पहुंची। भयंकर धमाकों के साथ स्वर्ण दीवारें टूट गईं। दोनों शैडो मास्टर्स पल भर के लिए चौंक गए। पहले डार्क स्टार ने बार बार उन दीवारों पर हमला किया था, लेकिन उन्हें तोड़ नहीं पाया था। अब एक ही वार में दीवारें टूट गईं। उन्हें लगा कि शायद डार्क स्टार के लगातार हमलों से दीवारें पहले ही कमजोर हो चुकी थीं। संकट की घड़ी में उन्होंने ज्यादा नहीं सोचा और बाहर की ओर पूरी गति से निकल गए। जैसे ही उन्होंने एस्केप किया, पीछा करने की आवाजें गूंज उठीं। उन्हें रोकने के लिए चिल्लाहट हुई। शिवम और रूपाली दोनों रेनबो लाइट में बदलकर तेजी से पीछे लगे। दोनों पक्षों की रफ्तार अत्यंत तेज थी और पलक झपकते ही वे 1 लाख ली दूर निकल गए। 1 लाख ली से अधिक दूरी तय करते ही वे बैंड सोल्जर्स के क्षेत्र से बाहर आ गए। उसी क्षण शिवम ने महसूस किया कि उसके शरीर पर लगा वह अवरोध अचानक गायब हो गया है। अब वह फिर से वायु बीड्स, आइस कैलाश स्टिक और सेकंड क्लास स्काई सुप्रीम आर्मर से जुड़ सकता था और उन्हें स्वतंत्र रूप से नियंत्रित कर सकता था। रूपाली के साथ भी यही हुआ। उसने तुरंत डिवाइन एल्वन बो निकाला, धनुष चढ़ाया, तीर बनाया और जोरदार गर्जना के साथ उसे छोड़ दिया। शैडो कबीले का एक मास्टर चीख उठा कि हम फंस गए। अब उसे पूरी तरह समझ आ गया था कि उन्हें जानबूझकर बाहर निकलने दिया गया था। बैंड सोल्जर्स के क्षेत्र से बाहर आते ही शिवम और उसके साथियों की कॉम्बैट पावर विस्फोटक रूप से बढ़ गई थी। जबकि वे स्वयं कोई बड़ा किलर वेपन नहीं रखते थे, उनके पास केवल 3rd क्लास स्काई आर्मर था जो अब किसी काम का नहीं था। रूपाली का तीर सीधा जाकर शैडो मास्टर के सिर को भेद गया। सिर फट गया और आत्मा सहित सब कुछ नष्ट हो गया। लगभग उसी समय शिवम ने वायु बीट से भयानक आंधी छोड़ी, जो विंड ब्लेड में बदलकर दूसरे शैडो मास्टर की ओर गई। पहली विंड ब्लेड ने उसकी रक्षा तोड़ दी और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया।
दूसरी विंड ब्लेड तुरंत आई और उसका शरीर पूरी तरह राख में बदल गया। सब कुछ बहुत आसानी से समाप्त हो गया। शिवम और कोको दोनों मुस्कराए। वे जानते थे कि यदि बैंड सोल्जर्स के क्षेत्र में ये दोनों मारे जाते तो जोखिम और चोट की संभावना थी, लेकिन बाहर निकालकर उन्हें मारना सबसे सुरक्षित और आसान उपाय था। डार्क स्टार जैसे दुश्मन को तो फॉरबिडन डोमेन में ही मारना आवश्यक था। इसके बाद उन्होंने बैटलफील्ड को साफ किया। सभी शवों को नष्ट किया गया, डेमन स्पिरिट ब्लड इकट्ठा किया गया और उनके मृत साथियों को पास के एक द्वीप पर सम्मानपूर्वक दफनाया गया। शिवम ने गहरी सांस भरी और कहा कि यह सब उसकी वजह से हुआ। यदि उसे निशाना न बनाया गया होता तो ये लोग नहीं मरते। रूपाली ने उसे समझाया कि इसमें उसकी गलती नहीं थी, बल्कि असली कारण गद्दार थे। शिवम शांत रहा, लेकिन उसकी आंखों में ठंडी चमक थी। उसने कहा कि वह एंजल फैमिली से इसका बदला जरूर लेगा। इसके बाद उन्होंने आगे की योजना पर चर्चा की। शिवम ने लौटकर सेना बढ़ाने से इनकार कर दिया। उसका मानना था कि यदि गद्दार फिर निकला तो यह और भी बड़ा खतरा बन सकता है। इस बार केवल सौभाग्य था कि वे जीत पाए। अगली बार दुश्मन और अधिक शक्तिशाली हो सकता था। अंत में शिवम ने सुझाव दिया कि अब केवल तीनों मिलकर ही कार्य करेंगे। कोको और रूपाली दोनों सहमत हो गए। तीनों अधिक लचीले और गुप्त रूप से काम कर सकते थे। इसके बाद वे नैंशन सिटी नहीं लौटे, बल्कि स्टार डेमन आइलैंड पर ही रहकर डीमंस का शिकार करते रहे। बेशक तीन लोगों की कार्रवाई के अपने फायदे और नुकसान दोनों थे। नुकसान ये था कि उनकी समग्र युद्ध शक्ति पर्याप्त मजबूत नहीं थी। एक पूरी टीम मिलकर युद्ध गठन बना सकती थी और उसकी लड़ाकू क्षमता बेहद शक्तिशाली होती थी। जब तक उनका सामना गॉड एम्परर रेल्म के किसी अत्यंत शक्तिशाली अस्तित्व से न हो, तब तक भले ही वे बड़ी संख्या में डीमंस से टकरा जाएं, वे सीधे टकराकर उन्हें कुचल सकते थे। लेकिन यदि केवल तीन लोग हों तो भले ही वे बड़े किला हथियारों पर निर्भर हों, यदि सामना सैकड़ों डीमंस के समूह से हो जाए जिनमें बड़ी संख्या में गॉड एम्परर 9th लेवल के डीमंस हों, तो उन्हें निश्चित रूप से भागना पड़ेगा। इतने डीमंस एक साथ हों तो उनकी संयुक्त शक्ति अत्यंत भयानक होती है। शिवम स्वयं तो सेकंड क्लास स्काई आर्मर पर निर्भर होकर खतरे से निपट सकता था, लेकिन कोको और रूपाली के लिए स्थिति बेहद खतरनाक हो जाती। यदि डीमंस बड़ी संख्या में मिलकर गॉड स्लेइंग डेमन फॉर्मेशन बिछा दें और उन्हें लंबे समय तक फंसा लें तो शिवम के लिए भी जानलेवा परिस्थिति बन सकती थी। इसी कारण आगे की सभी कार्रवाइयां और अधिक गुप्त और सावधानीपूर्ण हो गईं। वे शक्तिशाली मैजिक आइलैंड्स पर हमला नहीं करते थे, बल्कि केवल बिखरे हुए टारगेट्स या अपेक्षाकृत कम संख्या वाले डीमंस का शिकार करते थे। तीनों ने अपनी उपस्थिति को पूरी तरह छिपाते हुए स्टार डेमन आइलैंड की गहराई में प्रवेश किया। एक दिन बाद वे 7-8 मैजिक आइलैंड्स पार कर चुके थे। कोको ने संकेत दिया कि सामने डीमंस का एक समूह है जिनकी संख्या 100 से कम है और पूछा कि क्या हमला किया जाए। तीनों झील के नीचे छिपे हुए थे, फॉर्मेशंस लगाते हुए ऊपर की स्थिति का निरीक्षण कर रहे थे। एक पूरे दिन बाद उन्हें अंततः इतनी कम संख्या वाला डेमन दल मिला। शिवम ने थोड़ी सोच के बाद निर्णय लिया कि यदि संख्या 100 से कम है तो हमला किया जा सकता है। ऐसा होना लगभग असंभव था कि सभी डीमंस गॉड एम्परर 9th लेवल के हों। सबसे खराब स्थिति में भी यदि वे मिथिकल 9th लेवल के हों तो पूरी तैयारी के साथ वे पीछे हट सकते थे। तीनों झील के तल में रहते हुए पूर्व दिशा की ओर बढ़े और इसी दौरान कोको लगातार फॉर्मेशन बिछाता रहा। उसके पूरे शरीर से रून्स निकलकर झील में समा रहे थे। रूपाली ये सब देखकर लगातार ईर्ष्या से भर रही थी। कुछ समय बाद कोको ने संकेत दिया कि डीमंस ठीक ऊपर हैं। वास्तव में शिवम और अन्य दोनों भी झील के ऊपर से आती भारी डेमन ऑरा महसूस कर चुके थे। शिवम ने धीरे से कहा कि उनमें कुल 31 गॉड एम्परर 9th लेवल के डीमंस हैं और बाकी 7 या 8 लेवल के हैं। ये सुनकर तीनों कुछ हद तक निश्चिंत हो गए। ये संख्या उनकी क्षमता के भीतर थी। हालांकि उन्होंने तुरंत हमला नहीं किया, बल्कि चुपचाप डीमंस का पीछा करते रहे, क्योंकि फॉर्मेशन तैयार करने में समय लगता था। कुछ देर बाद फॉर्मेशन पूरी हो गई। संकेत मिला और शिवम ने सिर हिलाते हुए हमला करने का आदेश दिया। तीनों एक साथ झील से बाहर फूट पड़े। उसी क्षण कोको द्वारा तैयार की गई फॉर्मेशन सक्रिय हो गई। झील से अनगिनत चेन्स बाहर निकल आईं, जो ऑक्टोपस की भुजाओं की तरह सैकड़ों डीमंस की ओर लपकीं। डीमंस के बीच से जोरदार गर्जना हुई और सैकड़ों डीमंस ने एक साथ आक्रमण कर चेन्स को तोड़ने की कोशिश की। कई चेन्स टूट गईं, लेकिन फिर भी 7 लेवल वाले कई डीमंस फंस गए। चेन्स कसते ही वे पाइथन की तरह जकड़ गईं। इसी क्षण रूपाली झील से बाहर निकलते ही तीर चला चुकी थी। उसका एक तीर दर्जनों में बढ़ गया और चेन में फंसे डीमंस पर बरस गया। उनमें से कोई भी बच नहीं पाया। साथ ही शिवम ने भी वायु बीट की शक्ति छोड़ी।
भयानक आंधी चली और कई डीमंस चीखते हुए मारे गए, जिनमें कुछ गॉड एम्परर 9th लेवल के भी थे। डीमंस घबराकर चीखने लगे और पलटवार करने की कोशिश करने लगे, लेकिन कोको की फॉर्मेशन लगातार उन्हें बाधित कर रही थी। कई बार वे चेन्स में फंस जाते। रूपाली ने निरंतर डिवाइन एल्वन किंग बो खींचा और विशेष रूप से गॉड एम्परर 9th लेवल के डीमंस पर तीर दागे। हर तीर एक 9th लेवल डेमन को मार गिरा रहा था। अब वह केवल 4 गुना गॉड एम्परर होते हुए भी पूरी शक्ति निकाले बिना 9th लेवल को मार सकती थी। इससे वह तेजी से लगातार हमले कर पा रही थी। शिवम ने आइस कैलाश कजल निकाले बिना केवल वायु बीड से ही काम लिया। उसकी ग्रेट डिवाइन विंड टेक्निक पूरी तरह विकसित हो चुकी थी और हर विंड ब्लेड 9th लेवल डेमन को एक ही वार में मार रही थी। कुछ ही सांसों में सैकड़ों डीमंस मारे जा चुके थे और केवल 40 बचे थे, जिनमें से 20 से अधिक गॉड एम्परर 9th लेवल वाले थे। डीमंस ने संयुक्त फॉर्मेशन बनाने की कोशिश की, लेकिन कोको ने फॉर्मेशन को अलग थलग कर दिया, जिससे वे एकजुट नहीं हो सके। रूपाली और शिवम निरंतर हत्या करते रहे। कुछ ही क्षणों में 9th लेवल डीमंस की संख्या घटकर दर्जन भर ही रह गई। शिवम ने एक और भयानक तेज हवा खींची और उसे झटके से आगे बढ़ाते हुए गॉड एम्परर 9th लेवल के एक डेमन की ओर झोंक दिया। उस डेमन की त्वचा गहरे बैंगनी रंग की थी और उसकी आंखें अत्यंत कुरूप थीं। उसने सामने आती तेज हवा को देखकर चमकती आंखों के साथ दहाड़ लगाई और गरजा, टूटा हुआ हेवन पैलेस मर जा। उसके दोनों हाथों के पंजों के नाखून बेहद लंबे और तीखे थे। उसने लगातार पंजे चलाए और सामने आती तेज हवाओं को पकड़ने की कोशिश की। तेज टकराव की आवाजें गूंज उठी। उसके पंजे और तेज हवा टकराते ही चारों ओर ऊर्जा का विस्फोट हुआ। अंततः वह डेमन पीछे हट गया, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि शिवम द्वारा छोड़ी गई तेज हवा वास्तव में उसी के द्वारा रोक दी गई। अच्छी ताकत है। शिवम की आंखों में चमक उभरी। ये डेमन भी गॉड एम्परर 9th लेवल में ही था, लेकिन वह शिवम की तेज हवा को रोक सका। स्पष्ट था कि उसकी युद्ध क्षमता साधारण 9th लेवल डीमन से कहीं अधिक थी। स्पष्ट रूप से यह डेमन एक असाधारण प्रतिभा वाला डेमन जीनियस था, जिसकी लड़ाकू शक्ति सामान्य डीमंस से कहीं आगे थी। वह दहाड़ा और उसका शरीर तेजी से फूलने लगा। उसकी त्वचा के ऊपर से हड्डियों के तेज नुकीले कांटे बाहर निकल आए, जिससे उसका रूप और भी भयानक हो गया। मैं इसे रोकता हूं, तुम लोग बाकी कचरे को निपटा दो, उस हड्डी वाले डेमन ने दहाड़कर कहा, स्पष्ट रूप से किसी दूसरे डेमन को संबोधित करते हुए। शब्द खत्म होते ही वह शिवम की ओर झपटा। उसके हाथों के पंजे और भी तेज हो गए, इतने की डिवाइन सुप्रीमेस को भी फाड़ सकें। गोविंद मार डाल। शिवम ने वायु बीट को थामकर एक और प्रचंड हवा छोड़ी, जो विंड ब्लेड में बदलकर उसी डेमन की ओर जा गिरी। भयानक टकराव हुआ। दोनों शक्तियां भिड़ी और जबरदस्त विस्फोट हुआ। फॉर्मेशन से बनी कुछ चेन्स भी इस टकराव में चकनाचूर हो गईं। आसपास मौजूद कुछ अन्य डीमंस इस झटके से घायल हो गए और जल्दी से पीछे हट गए। उसी समय एक आग जैसे लाल रंग वाले डेमन ने भयानक गर्जना की। उसका शरीर अन्य डीमंस जैसा ही था, फर्क सिर्फ इतना था कि उसकी त्वचा अग्नि जैसी लाल थी। वह दूसरी दिशा से शिवम की ओर झपटा। दौड़ते समय उसके शरीर से प्रचंड ज्वालाएं उठ रही थीं और उसके हाथ में आग से ढकी एक डेमन ब्लेड प्रकट हो गई। उसकी गति अत्यंत तेज थी। दूसरी ओर रूपाली ने भी उसे देख लिया। उसने डिवाइन एल्वन किंग बो उठाया और एक तीर छोड़ दिया। भयंकर शक्ति वाला तीर सीधे उस फायर स्किन डेमन की ओर गया। कट। उस डेमन ने गरजते हुए वार किया और रूपाली के तीर से टकराया। जोरदार धमाका हुआ, जैसे कोई तारा फट पड़ा हो। अगले ही पल रूपाली का तीर बुरी तरह कांपा और फिर फटकर बिखर गया। वो फायर स्किन डेमन बस 2 कदम पीछे हटा। शक्तिशाली। ये डेमन भी असाधारण रूप से मजबूत था, हड्डी वाले डेमन से कम नहीं। वह रूपाली के तीर को रोक सका, भले ही रूपाली ने अपनी पूरी शक्ति नहीं लगाई थी। शिवम के मन में हल्की खुशी उभरी। 2 डेमोनिक जीनियसेस। जितने अधिक डेमन जीनियसेस होंगे, उतने अधिक मेरिट पॉइंट्स मिलेंगे और उतना ही अधिक डेमन स्पिरिट ब्लड प्राप्त किया जा सकेगा। पिछली बार 8 स्नेक माउंटेन्स के डेमन प्रिंस समोरो ने ही उसे 60,000 से अधिक मेरिट पॉइंट्स दिलाए थे, जिसकी याद शिवम को अब भी थी। आग से ढका डेमन दहाड़ते हुए शिवम की ओर बढ़ा। वह उस दूसरे डेमन के साथ मिलकर पहले शिवम को खत्म करना चाहता था। क्षण भर में ही वह शिवम के पास पहुंच गया। हड्डियों से ढका डेमन भी साथ में झपटा। उसके पंजों ने वॉइड को चीरते हुए शिवम को जकड़ने की कोशिश की। यदि वो पकड़ में आ जाता तो शिवम का शरीर निश्चित रूप से चीर दिया जाता। लेकिन उसी क्षण शिवम के हाथ में एक सफेद लंबा डंडा प्रकट हुआ। जेड स्टिक। शिवम ने पूरी शक्ति से जेड स्टिक को चलाया।
कर्स पावर पागलपन की हद तक उसमें भर गई। जेड स्टिक शो में विशाल हो गया और जोर से घूमते हुए आगे बढ़ा। दो जबरदस्त धमाके गूंज उठे। जेड स्टिक की टक्कर दोनों डेमन जीनियसेस के हमलों से हुई। हड्डियों वाला डेमन चीख उठा। उसके शरीर के बोन स्पर्स एक एक करके टूटते चले गए। उसका शरीर बुरी तरह कांपता हुआ पीछे उछल गया और 2 लेवल डीमन से जा टकराया। वह खून की उल्टी करता हुआ चेन्स में जा फंसा। आग वाला डेमन भी बेहतर हालत में नहीं था। वह उल्कापिंड की तरह पीछे उड़ गया और उसके शरीर की ज्वालाएं तुरंत बुझ गईं। वह भी चेन्स में बांध दिया गया। इसके बाद उन दोनों के शरीर पर आइस की परत जमने लगी और तेजी से फैलती हुई उन्हें पूरी तरह जमा गई। उन दोनों की आंखें भय से फैल गईं। उनके शरीर की जीवन शक्ति तेजी से समाप्त हो गई और पूरी तरह नष्ट हो गई। शिवम ने जानबूझकर शक्ति को नियंत्रित किया था। यदि वह पूरी ताकत से जड़े स्टिक चलाता तो एक ही बार में उनकी हड्डियां चकनाचूर हो जाती। लेकिन ऐसा करने से डेमन स्पिरिट ब्लड भी नष्ट हो जाती, जो भारी नुकसान होता। इसलिए उसने नियंत्रण रखा। बुरा हो गया, भागो। बाकी डीमंस ये देखकर पूरी तरह डर गए और भागने लगे। उनके अंदर लड़ने का कोई साहस नहीं बचा। लेकिन कोको की फॉर्मेशन, रूपाली के भयानक तीर और शिवम की किलिंग पावर के सामने कोई भी डेमन भाग नहीं सका। जल्द ही सभी डीमंस मारे जा चुके थे। इसके बाद शिवम ने उनका डेमन स्पिरिट ब्लड समेट लिया और वहां से तुरंत निकल गया। कुछ ही समय बाद डीमंस का एक और समूह वहां पहुंचा जो इस युद्ध की हलचल से आकर्षित हुआ था, लेकिन तब तक शिवम कहीं और जा चुका था। इसके बाद वे एक और स्थान पर प्रकट हुए। वहां भी डीमंस का एक छोटा समूह मिला जिनकी संख्या कुछ दर्जन ही थी और उनमें कोई विशेष शक्तिशाली डेमन नहीं था। शिवम और उसके साथियों ने उन्हें आसानी से मार दिया और वहां से भी आगे बढ़ गए। आने वाले समय में वे लगातार अलग अलग स्थानों पर घूमते रहे और डीमंस का शिकार करते रहे। हालांकि अब वे पहले से कहीं अधिक सतर्क हो चुके थे, क्योंकि डेमन जीनियसेस की शक्ति को कम आंकना एक भारी भूल हो सकती थी। 10 दिन बाद डीमंस के एक और समूह का शिकार करते समय उनका सामना एक अत्यंत भयानक डेमन से हुआ। उस डेमन की कल्टिवेशन गॉड एम्परर 9th लेवल थी, लेकिन उसकी युद्ध शक्ति इतनी भयानक थी कि शिवम के अनुमान से वह 2 स्तरों को पार करके लड़ने वाले जीनियस के बराबर था। शिवम ने पूरी ताकत से जेड स्टिक चलाया, फिर भी वह डेमन उसे पूरी तरह दबा नहीं सका। अंत में कोको और रूपाली ने शिवम के साथ मिलकर तीनों ने मिलकर उस डेमन जीनियस को मार गिराया। पलक झपकते ही स्टार डेमन आइलैंड में प्रवेश किए हुए एक पूरा महीना बीत चुका था। इस दिन वे झील के नीचे से गुजर रहे थे, तभी सामने की ओर झील के ऊपर से भीषण युद्ध की गूंज सुनाई दी। कोई वहां लड़ रहा था। शिवम और उसके साथियों को झील के सामने से आ रही भीषण लड़ाई का साफ साफ अनुभव हो रहा था, क्योंकि लहरें अत्यंत उग्र थीं और विशाल ऊर्जा चारों ओर उमड़ रही थी जिसे अनदेखा करना असंभव था। ऊर्जा की लहरें बहुत शक्तिशाली हैं। लगता है कि सामने कम लोगों के बीच लड़ाई नहीं हो रही। चलो जाकर देखते हैं, रूपाली ने उत्सुकता के साथ कहा। चलो, शिवम ने सिर हिलाते हुए सहमति दी। उनके पास पहले से तैयार की हुई फॉर्मेशन थी जो उनकी उपस्थिति को बहुत अच्छी तरह छिपा सकती थी, इसलिए पकड़े जाने का डर नहीं था। उनकी योजना थी कि पहले स्थिति को पास जाकर देखें। अगर कोई लाभ उठाने का अवसर मिले तो वे हस्तक्षेप करेंगे और यदि अवसर न मिले तो चुपचाप हट जाएंगे। जल्द ही वे उस विशाल फॉर्मेशन के ज्यादा दूर नहीं पहुंचे। उन्होंने डिवाइन कॉन्शियसनेस फैलाकर चुपचाप निरीक्षण करना शुरू किया और बाहर की पूरी स्थिति उनके सामने स्पष्ट हो गई। बाहर एक द्वीप था। उस द्वीप पर डेविल ची आकाश तक उठ रही थी और चारों ओर फैलकर आसमान ढक रही थी। इस समय वहां असंख्य डीमंस मौजूद थे जिन्होंने 10,000 डीमंस स्लेइंग फॉर्मेशन बनाई हुई थी। दर्जनों विशाल डेमन आकृतियां आकाश और पृथ्वी के बीच खड़ी होकर एक मानव समूह से लड़ रही थीं। इन डीमंस से जो लोग युद्ध कर रहे थे वे हेवनली पैलेस के योद्धा थे। कुल 4 टीमें थीं और चारों ने मिलकर बैटल फॉर्मेशन बनाई हुई थी। दोनों पक्ष लगातार भिड़े हुए थे, लेकिन कोई भी पक्ष निर्णायक बढ़त नहीं ले पा रहा था और लड़ाई अस्थायी संतुलन में थी। एंजल लोग, शिवम और उसके दोनों साथियों की आंखों में ठंडी हत्या की चमक उभरी। 4 टीमों में से एक पूरी तरह एंजल क्लैन के थीनजाओ से बनी हुई थी। एंजल क्लैन को देखते ही तीनों के भीतर तीव्र हत्या भाव उमड़ आया। शैडो ट्राइब को पहले इन्हीं एंजल्स ने भेजा था। अगर ये एंजल बिखर जाए तो कितना अच्छा हो। रूपाली ने धीमे स्वर में बुदबुदाया। कोको, क्या कोई तरीका है कि उनके बैटल फॉर्मेशन को तोड़ा जा सके? शिवम ने पूछा।
एंजल क्लैन से निपटने के लिए उनका बैटल फॉर्मेशन तोड़ना जरूरी था, क्योंकि फॉर्मेशन रहते हुए उनसे सीधा टकराव करना लगभग असंभव था। नहीं, हेवनली पैलेस की यह फॉर्मेशन रून सिस्टम पर आधारित है और सीधे बैटल आर्मर से जुड़ी हुई है। इसे तोड़ना मेरे बस की बात नहीं है। कोको ने सिर हिलाते हुए कहा, तो फिर अभी देखते रहो, हालात पर नजर रखते हैं। शिवम ने निर्णय लिया। वे तीनों झील के नीचे छिपे रहे और बाहर की लड़ाई को ध्यान से देखते रहे। डीमंस और हेवनली पैलेस के बीच युद्ध चलता रहा। पूरे 2 घंटे तक भीषण सेक्ट रश के बाद हेवनली पैलेस की चारों टीमें धीरे धीरे नुकसान में आने लगीं और उन्होंने सामूहिक रूप से पीछे हटना शुरू किया। डीमंस ने पीछा नहीं किया, क्योंकि दोनों पक्षों की ताकत लगभग बराबर थी और पीछा करने पर भी उन्हें निर्णायक सफलता नहीं मिलती। हेवनली पैलेस की चारों टीमें दूर एक अन्य द्वीप पर जाकर रुकीं और विश्राम करने लगीं। शिवम और उसके साथी भी चुपचाप उनके पीछे पीछे पहुंचे और दूर से निरीक्षण करते रहे। कुछ समय बाद चारों टीमों ने आपस में थोड़ी देर चर्चा की और फिर वे 4 अलग अलग दिशाओं में उड़कर बिखर गईं। स्पष्ट था कि वे उस द्वीप के डीमन से नहीं निपट सकते थे, इसलिए अन्य स्थानों पर डेमन हंटिंग के लिए निकल पड़े थे। क्या हम पीछा करें? कोको ने पूछा। उसका आशय एंजल वाली टीम से था। पीछा करेंगे और देखते रहेंगे, शिवम ने ठंडी आंखों से कहा। शिवम उन्हें इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। एंजल्स ने गुप्त रूप से हत्यारे भेजकर उसे मारने की कोशिश की थी और वह इस ऋण को भूलने वाला नहीं था। इसके अलावा उस टीम में लैफायेट जैसे जाने पहचाने एंजल क्लैन के 3 जाओ भी मौजूद थे। शिवम को पूरा विश्वास था कि शैडो ट्राइब के लोग इन्हीं लैफायेट लोगों के बुलावे पर आए थे। अगर इन एंजल क्लैन के लोगों को हटा दिया जाए तो काफी समय तक कोई उस पर हत्या का प्रयास करने की हिम्मत नहीं करेगा। यह एक स्थायी समाधान था। तीनों चुपचाप उनका पीछा करते रहे। आधा दिन बीतने के बाद वे एक छोटे द्वीप पर पहुंचे जहां कुछ डीमंस रह रहे थे। उस द्वीप पर डीमंस की संख्या कम थी। एंजल क्लैन ने बिना हिचक हमला कर दिया। वे डीमंस न तो बहुत शक्तिशाली थे और न ही समय रहते बैटल फॉर्मेशन बना पाए। परिणामस्वरूप वे जल्द ही परास्त हो गए। डीमंस के सफाई के बाद डेमन स्पिरिट ब्लड इकट्ठा किया गया और एंजल्स वहां से आगे बढ़ गए। अगले कुछ दिनों में एंजल्स ने 3 और डेमन आइलैंड्स खोजे, उन्हें परास्त किया और बड़ी मात्रा में डेमन स्पिरिट ब्लड प्राप्त किया। इन 3 दिनों के दौरान शिवम और उसके साथी लगातार उनका पीछा करते रहे, लेकिन हमला करने का कोई उपयुक्त अवसर नहीं मिला। चौथे दिन एंजल्स एक बहुत बड़े मैजिक आइलैंड पर पहुंचे। यह मैजिक आइलैंड विशाल और विस्तृत था। उस पर असंख्य डीमंस मौजूद थे। डेविल ची आकाश तक उठा हुआ था। 10,000 डीमन स्लेइंग फॉर्मेशन बनाई गई थी और दर्जनों विशाल डेमन शैडो दिखाई दे रहे थे। लेकिन इस बार डीमंस दबाव में थे, क्योंकि हेवनली पैलेस की टीमें पहले ही वहां पहुंच चुकी थीं। कुल 10 फुल टीम्स वहां बैटल फॉर्मेशन बनाकर डीमंस को घेर चुकी थीं। जब एंजल्स ने देखा कि हेवनली पैलेस को बढ़त हासिल है तो वे बिना देरी किए सीधे युद्ध में कूद पड़े। हेवनली पैलेस की एक और टीम जुड़ जाने से डेमन पक्ष और भी अधिक दबाव में आ गया। लगता है डीमंस जल्द हारने वाले हैं। जब डीमंस हार जाएंगे तो हम चुपचाप कुछ डीमंस मारकर डेमन स्पिरिट ब्लड ले सकते हैं, शिवम ने कहा। ये द्वीप बहुत बड़ा था, संभवतः स्टार डेमन आइलैंड्स के सबसे बड़े द्वीपों में से एक। इसमें डीमंस की संख्या भी अत्यधिक थी, इसलिए अवसर छोड़ना ठीक नहीं था। लड़ाई जारी रही और विजय का पलड़ा धीरे धीरे हेवनली पैलेस की ओर झुकता गया। डीमंस अब केवल बचाव कर पा रहे थे, उनके प्रत्याक्रमण के अवसर लगातार कम होते जा रहे थे और वे हेवनली पैलेस के दबाव में आ चुके थे। इस स्थिति में डीमंस की हार केवल समय की बात थी। तियांगों के कचरे मर जाओ। अचानक आकाश से एक भयानक गर्जना गूंजी। पूरा संसार उस गर्जना से कांप उठा। इसके साथ ही आकाश में एक विशाल डेमन ब्लेड प्रकट हुई। वह इतनी बड़ी थी कि उसने वॉइड को काट दिया और सीधे हेवनली पैलेस की एक टीम पर जा गिरी। भयानक डेमन ची आकाश में लहराने लगी। नहीं, ये डेमन डेविल एम्परर है। उस टीम के लोगों के चेहरे का रंग उड़ गया। ऊंचाई में एक डेविल एम्परर मौजूद था जो सीधे डिवाइन एम्परर रेल्म के समकक्ष था। वह अत्यंत भयावह था। अब उससे बचना असंभव था। पूरी ताकत से बैटल फॉर्मेशन चलाओ, इसे रोको, उस टीम के कप्तान ने दहाड़ते हुए आदेश दिया। उन्होंने बैटल फॉर्मेशन को पूर्ण रूप से सक्रिय कर दिया। सुनहरी स्वॉर्ड लाइट आकाश में उठी और डेमन ब्लेड से जा भिड़ी। भयानक विस्फोट हुआ। सुनहरी और काली रोशनी से पूरा आकाश भर गया। ऊर्जा की लहरें चारों ओर फैल गईं, लेकिन ये टकराव केवल पल भर ही टिक सका। सुनहरी स्वॉर्ड लाइट टूट गई।
डेमन ब्लेड आगे बढ़ती रही और जोरदार धमाके के साथ उसने उस टीम की बैटल फॉर्मेशन को चकनाचूर कर दिया। चीख पुकार गूंज उठी। उस 50 सदस्यीय टीम में से कम आधे लोग उस भयानक शक्ति से बुरी तरह घायल हो गए। डेविल एम्परर रेल्म का अस्तित्व अत्यंत भयावह था। केवल एक ही वार में उसने एक विशाल बैटल फॉर्मेशन को ध्वस्त कर दिया और उस टीम के कम आधे लोग वहीं ढेर हो गए। लेकिन ये तो केवल शुरुआत थी। इसके तुरंत बाद आकाश में एक और विशाल दैत्यात्मक तलवार प्रकट हुई और नीचे की ओर काटती हुई आ गई। और इस बार तलवार एक नहीं बल्कि दो थीं। दो काली मोडाओ एक साथ नीचे गिरी और सीधे दो अलग अलग टीमों पर प्रहार किया। इन दोनों टीमों में से एक टीम एंजल्स की थी। दोनों टीमों के सदस्यों के चेहरे सफ़ेद पड़ गए, मानो खून ही सूख गया हो। उनकी आंखों में गहरा भय साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन इस समय उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। निष्क्रिय बैठे रहना केवल मृत्यु को बुलावा देना था। सब कुछ झोंक दो, पूरी ताकत से रोकने की कोशिश करो। डिवाइन पावर जलाओ, गर्जना सुनाई दी। दोनों टीमों के लोगों ने हताशा में अपनी डिवाइन पावर जला दी और बैटल फॉर्मेशन को चरम सीमा तक सक्रिय कर दिया। इस समय किसी को डिवाइन पावर जलाने के दुष्परिणामों की परवाह नहीं थी। अगर पूरी ताकत न लगाई जाती तो तत्काल मृत्यु सुनिश्चित थी। दोनों टीमों द्वारा पूरी शक्ति के साथ बैटल फॉर्मेशन को सक्रिय करने पर उसकी शक्ति चरम पर पहुंच गई और आकाश में दो सुनहरी स्वॉर्ड लाइट उठ खड़ी हुई। लेकिन डेविल एम्परर रेल्म का अस्तित्व बहुत अधिक शक्तिशाली था। चाहे वे कितनी भी डेस्परेट कोशिश कर लें, परिणाम पहले से तय था। दो भयानक विस्फोट हुए। दोनों टीमों की बैटल फॉर्मेशन एक साथ टूट गई। चीखें गूंज उठी और झील के ऊपर हर ओर मांस और रक्त उड़ने लगा। भले ही उन्होंने डिवाइन पावर जलाकर प्रतिरोध किया हो, वे डेविल एम्परर के हमले को रोक नहीं सके। बस इतना हुआ कि स्थिति थोड़ी बेहतर रही। प्रत्येक टीम में मरने वालों की संख्या कुछ कम रही, लेकिन फिर भी हर टीम में लगभग 20 लोग मारे गए। जो लोग नहीं मरे उनमें से अधिकतर केवल इसलिए बचे क्योंकि उनके पास सेकंड क्लास स्काई सोल्जर आर्मर था। बाकी बचे लोग भी घायल थे और सभी को अलग अलग स्तर की गंभीर चोटें आई थीं। भागो, जल्दी भागो! बचे हुए लोग दहशत में चिल्लाने लगे और जान बचाकर भागने लगे। बैटल फॉर्मेशन के बिना इतनी भयंकर लड़ाई में अपनी वास्तविक शक्ति के सहारे टिके रहना आत्महत्या के समान था। लेकिन डीमंस इस सुनहरे अवसर को कैसे छोड़ते? मारो, एक भी मत छोड़ो! गर्जनाएं गूंज उठी। डेमन पक्ष ने 10,000 डीमंस स्लॉटर फॉर्मेशन को पूरी ताकत से चलाया। तुरंत ही कई विशाल डेमन शैडोज वॉइड पर चलते हुए दिखाई दिए और उन लोगों का पीछा करने लगे जिनकी बैटल फॉर्मेशन टूट चुकी थी। कई विशाल मोडाओ नीचे गिरी और भागते हुए लोगों पर कट पड़ी। इन्हीं में से एक विशाल डेमन शैडो ने अपनी मोडाओ घुमाई और सीधे एंजल्स की ओर वार किया। एंजल्स का रंग उड़ गया। उनके चेहरे पूरी तरह सफ़ेद हो गए। ये हमला 10,000 डीमंस स्लॉटर फॉर्मेशन से निकला था। बैटल फॉर्मेशन के बिना इसे रोकना असंभव था। अगर यह वार लगा तो निश्चित मृत्यु थी। तुम लोग पहले पीछे हटो। इसी समय एंजल क्लैन की ओर से एक आकृति आगे बढ़ी। यह एंजल क्लैन का एक युवा जीनियस था और इसी टीम का कप्तान भी। उसकी पीठ से एंजल विंग्स फैल गईं और पवित्र प्रकाश आकाश तक उठ गया। उसकी पीठ पर कुल 5 जोड़ी पंख थे। यह एक 10 विंग एंजल था, ठीक लैफायट की तरह, लेकिन उसकी कल्टिवेशन लैफायट से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। डिवाइन एम्परर 7th लेयर, इस एंजल युवक का नाम सारा था। उसका पूरा शरीर प्रचंड होली लाइट से घिरा था। उसके शरीर पर मौजूद सेकंड क्लास स्काई आर्मर सक्रिय हुआ और उसके चारों ओर एक रक्षा परत बन गई। साथ ही उसके हाथ में एक क्रॉस शेप्ड होली स्वॉर्ड प्रकट हुई जिससे भयावह ऑरा निकल रही थी। यह उसका असली ट्रम्प कार्ड था। डिवाइन एम्परर 7th लेयर का कल्टिवेशन 10 विंग एंजल और साथ में शक्तिशाली डिवाइन वेपन, उसकी युद्ध क्षमता स्वाभाविक रूप से बेहद डरावनी थी। वह अकेला ही आगे बढ़ा और उस विशाल डेमन शैडो के सामने खड़ा हो गया। उसने अपनी तलवार पूरी ताकत से झुलाई। होली लाइट फूट पड़ी। होली स्वॉर्ड का प्रकाश हजारों मील तक फैल गया और सीधे उस विशाल डेमन शैडो पर कट पड़ा। भयानक विस्फोट हुआ। होली स्वॉर्ड और डेमन ब्लेड आपस में टकराए, लेकिन केवल 2 सांसों के भीतर ही होली स्वॉर्ड का प्रकाश टूट गया। सारा की युद्ध शक्ति भले ही असाधारण हो, पर वह फिर भी उस विशाल डेमन शैडो से कमजोर था। वह डेमन शैडो 10,000 डीमंस स्लॉटर फॉर्मेशन से बना था, जिसमें कम से कम 100 डिवाइन एम्परर 9th लेयर और हजारों डिवाइन एम्परर 7th और 8th लेयर डीमंस की शक्ति समाहित थी। उसकी शक्ति कल्पना से परे थी। होली लाइट टूट गया और डेमन ब्लेड ने सीधे सारा पर वार किया। उसके बॉडी आर्मर से बनी प्रकाश ढाल बुरी तरह कांप उठी।
अंततः वह वार रोका गया। जल्दी हटो, सारा ने दहाड़ते हुए कहा और एंजल्स को पीछे हटने का आदेश दिया। वो अकेला ही रेयर गार्ड बना रहा। इसी बीच ऊंचे आकाश में डेमन एम्परर ने फिर से हमला किया। विशाल मोडाओ आकाश को काटती हुई फिर नीचे गिरी और हेवनली पैलेस की ओर बढ़ी। जिन टीम्स पर यह हमला आने वाला था उनके चेहरों पर हताशा छा गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इसी क्षण आकाश में एक गगनभेदी दहाड़ गूंजी। वॉइड चीरते हुए एक आकृति प्रकट हुई। वो सुनहरी आर्मर पहने हुए था और उसके हाथ में एक भाला था। उसका पूरा शरीर चकाचौंध कर देने वाली गोल्डन लाइट से घिरा था और उससे निकलने वाली और सागर की लहरों की तरह उमड़ रही थी। उसके प्रकट होते ही उसने भाले से वार किया। भाला वॉइड को चीरता हुआ डेमन ब्लेड से टकराया। भयानक विस्फोट हुआ और डेमन ब्लेड वास्तव में रोक दिया गया। हेवनली पैलेस का डिवाइन एम्परर, ही इज अ फर्स्ट क्लास स्काई सोल्जर। इन्हें की ओर से खुशी और आश्चर्य से भरी आवाजें उठीं। हेवनली पैलेस का डिवाइन एम्परर आ चुका था। उसकी आंखें तलवारों की तरह तेज थीं। उसने क्रोधित स्वर में दहाड़ा, तुम्हारा सामना मुझसे है, मारो। वह आगे बढ़ा। उसके हर कदम के साथ पूरा संसार गूंज उठा। उसका भाला बिजली की तरह फॉरवर्ड हुआ, मानो ब्रह्मांड की गहराइयों को भेद देने वाला हो। उसी समय ऊपर से एक और भयावह दहाड़ सुनाई दी। आकाश फाट गया। एक विशाल डेमन आकृति दिखाई दी जिसकी डेविल विंग्स आकाश ढक रही थी और जिसके हाथ में डेमन ब्लेड थी। दोनों डिवाइन एम्परर और डेविल एम्परर रेल्म के अस्तित्व आपस में भिड़ गए। क्षण भर में ऊंचा आकाश केओस में डूब गया। दृश्य इतना भयानक था कि उसे देखकर रूह कांप जाए। कुछ समय तक ये स्पष्ट नहीं हो सका कि कौन भारी पड़ेगा। ऊपर की लड़ाई ने नीचे की लड़ाई को नहीं रोका। नीचे अभी भी भीषण युद्ध जारी था। डेमन पक्ष ने 10,000 डीमन स्लॉटर फॉर्मेशन को पूरी ताकत से चलाया। विशाल डेमन शैडोज हेवनली पैलेस की बची हुई फॉर्मेशंस को उलझाए हुए थीं। जो डेमन शैडोज खाली हो चुके थे वे उन लोगों का पीछा कर रहे थे जिनकी फॉर्मेशन टूट चुकी थी। पहले ही 3 टीम्स डेविल एम्परर के हमले से टूट चुकी थीं और डीमंस विशेष रूप से इन्हीं लोगों को निशाना बनाकर मार रहे थे। लोग लगातार मारे जा रहे थे। एंजल क्लैन की स्थिति थोड़ी बेहतर थी। सारा ने अकेले ही एक विशाल डेमन शैडो को रोक रखा था जिससे अन्य एंजल जीनियस सुरक्षित निकल पाए। लेकिन सारा स्वयं बेहद खतरे में था। भले ही उसका सेकंड क्लास स्काई आर्मर ये दावा करता हो कि वह डिवाइन एम्परर के पूर्ण वार को झेल सकता है, पर लगातार हमलों के बाद उसकी रक्षा अब ढहने के कगार पर थी। अंततः आर्मर की रक्षा टूट गई। भयानक शक्ति सारा पर आ गिरी। उसने चीख मारी। उसका आधा शरीर चकनाचूर हो गया और शेष शरीर दूर जा गिरा। वह गंभीर रूप से घायल हो चुका था, लेकिन सारा द्वारा समय खरीदने के कारण एंजल्स दूर तक पीछे हट चुके थे और लगभग 10,000 डीमन स्लॉटर फॉर्मेशन की सीमा से बाहर निकल चुके थे। जाओ, जल्दी हटो, पीछे हटो। तुरंत ही एंजल क्लैन का एक व्यक्ति तेजी से आगे बढ़ा। उसने सारा को सहारा देकर पकड़ा और फिर पूरे समूह के साथ द्वीप से दूर उड़ते हुए पीछे की ओर हट गया। डीमंस ने उनका पीछा नहीं किया क्योंकि 10,000 डीमन स्लॉटर अरे को पहले से स्थापित कई फॉर्मेशंस के साथ तालमेल की आवश्यकता होती है। यदि ये सहायक फॉर्मेशंस मौजूद न हो तो इस विशाल अरे की शक्ति बहुत हद तक कम हो जाती है। इसलिए डीमंस ने इनके बाकी लोगों के साथ युद्ध जारी रखा जबकि एंजल्स पीछे हटते चले गए। वे कुल मिलाकर 50 थे, लेकिन अंत में केवल 26 ही अपनी जान बचाकर निकल पाए। शेष 34 में से 24 पहले डेविल एम्परर के हमले में घायल हुए और फिर 10,000 डीमन स्लॉटर फॉर्मेशन के निरंतर हमलों में क्रमशः मारे गए। क्या हम पीछा करें? कोको ने एंजल्स के भागने की दिशा की ओर देखा। उसकी आंखों में चमक आ गई। बिल्कुल पीछा करेंगे। शिवम के चेहरे पर ठंडी मुस्कान उभरी। वे इतने समय से एंजल्स का पीछा कर रहे थे तो क्या इसी अवसर का इंतजार नहीं था? अब इस समय से बेहतर मौका हो ही नहीं सकता था। एंजल्स की संख्या आधी रह गई थी। बैटल फॉर्मेशन का सहारा खत्म हो चुका था और लगभग सभी घायल थे। अगर इस समय वार नहीं किया तो फिर कब करेंगे? ये सोचते ही तीनों चुपचाप एंजल क्लैन की भागने वाली दिशा में पीछे लग गए। जहां तक उस विशाल मैजिक आइलैंड की लड़ाई का सवाल था, उसमें दखल देने में उन्हें कोई रुचि नहीं थी। कुछ ही समय बाद एंजल्स फिर से उनकी दृष्टि में आ गए और तीनों लगातार उनका पीछा करते रहे। एंजल्स कई घंटे तक उड़ते रहे। फिर उन्हें एक छोटा सा निर्जन द्वीप मिला जहां कोई डेमन मौजूद नहीं था। वे वहां रुके और विश्राम करने लगे। शुभम, क्या अब हमला करें? रूपाली ने धीमे स्वर में पूछा। नहीं, अभी हमला करना सही नहीं है, शिवम ने सिर हिला दिया। हालांकि एंजल क्लैन के केवल 26 लोग बचे थे और सभी घायल थे, फिर भी उनमें कई अत्यंत शक्तिशाली अस्तित्व मौजूद थे।
उदाहरण के लिए सारा, भले ही वह गंभीर रूप से घायल था, फिर भी समूह में उसके अलावा भी कई 10 विंग एंजल्स थे और उनमें से 2 की कल्टिवेशन लैफायत से भी अधिक थी। इस स्तर के एंजल्स के पास अक्सर शक्तिशाली ट्रम्प कार्ड्स होते हैं। यदि अभी सीधे हमला किया गया तो संभव है कि कुछ एंजल्स मारे जाएं, लेकिन सभी को खत्म करना लगभग असंभव होगा और कुछ निश्चित ही भाग निकलेंगे। ये परिणाम शिवम नहीं चाहता था, लेकिन अगर देर हुई तो एंजल्स की चोटें भर जाएंगी। रूपाली को चिंता होने लगी। जब तक एंजल कैप्टन की चोट ठीक नहीं होती तब तक कोई समस्या नहीं है। इस आदमी की चोट बहुत गंभीर है, यह इतनी जल्दी ठीक नहीं हो सकती, शिवम ने शांत स्वर में कहा। फिर उसने कोको की ओर देखा और कहा, कोको, अब अगला काम तुम्हारा है। एक ऐसा फैंटम अरे तैयार करो जो एंजल क्लैन को पूरी तरह फंसा सके और वे किसी भी हालत में भाग न सकें। कोई दिक्कत नहीं, बस थोड़ा समय चाहिए। इतना पक्का फॉर्मेशन बना दूंगा कि ये एंजल्स एक बार अंदर घुसे तो बाहर का रास्ता नहीं मिलेगा, लेकिन सवाल ये है कि इन्हें फॉर्मेशन के भीतर कैसे लाया जाए? कोको ने पूछा। उन्हें मैं लाऊंगा, शिवम मुस्कुराया। वे मुझे बेहद मारना चाहते हैं। अगर मैं खुद उनके सामने प्रकट हो जाऊं और गंभीर रूप से घायल अवस्था में दिखूं तो तुम ही बताओ, क्या वे मुझे मारने नहीं आएंगे? हाँ, शानदार योजना। कोको जोर से हंसा और रूपाली के चेहरे पर भी मुस्कान फैल गई। इसके बाद शिवम द्वीप से दूर चला गया। कोको ने वहीं रहकर फॉर्मेशन बनाना शुरू किया और शिवम चुपचाप एंजल्स की निगरानी करने लगा। समय तेजी से बीता, आधा दिन निकल गया। इसी बीच शिवम को कोको का संदेश मिला कि फॉर्मेशन पूरी तरह तैयार है। केवल इस फॉर्मेशन को स्थापित करने में ही आधा दिन लग गया था, जिससे स्पष्ट था कि यह कितनी शक्तिशाली और जटिल थी। इस समय तक अधिकांश एंजल्स की चोटें लगभग ठीक हो चुकी थीं। केवल सारा की स्थिति अब भी खराब थी। उसकी चोट बहुत गंभीर थी और उसके पास शिवम जैसा असामान्य शरीर नहीं था, इसलिए उसकी सांसें अब भी कमजोर और अस्थिर थीं। तुम फॉर्मेशन में रहो, मैं एंजल्स को जल्द ही यहाँ ले आता हूँ, शिवम ने कोको को उत्तर भेजा। इसके बाद उसने अचानक एक तलवार निकाली और उसे अपने ही सीने में घोंप दिया। तलवार ने सीना छेद दिया और एक पारदर्शी छेद बन गया। खून बहने लगा और उसका पूरा शरीर खून से लाल हो गया। बाहर से देखने पर वो अत्यंत गंभीर रूप से घायल प्रतीत हो रहा था। फिर शिवम चुपचाप वहां से निकल गया। कुछ दूरी पर जाकर उसने अचानक आकाश में छलांग लगाई और पूरा बल लगाकर एंजल्स के विश्राम कर रहे द्वीप की ओर उड़ने लगा, मानो जान बचाकर भाग रहा हो। तेज उड़ान से आकाश फटने जैसी आवाज गूंजी, जिसे द्वीप पर मौजूद एंजल जीनियस ने दूर से ही सुन लिया। उन्होंने आवाज की दिशा की ओर देखा और तुरंत शिवम को पहचान लिया। वो बच्चा, ये शुभम है। वाकई शुभम, यह अभी तक मरा नहीं, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब लग रही है। सांसें कमजोर हैं और वह घबराकर भाग रहा है। लगता है डार्क स्टार के लोगों से टकरा गया होगा। डार्क स्टार सच में बेकार निकला। कहा था कि शुभम को निश्चित मार देगा और वह फिर भी बच निकला। कोई बात नहीं, इस बच्चे की किस्मत खराब है। भागते भागते ये हमारे सामने आ गया, अब इसकी मौत तय है। शुभम को देखते ही एंजल्स में हलचल मच गई। टुराफाइड और अन्य एंजल्स की आंखों में ठंडी हत्या की चमक दिखाई देने लगी। दूर आकाश में उड़ते हुए शिवम ने जैसे ही एंजल्स को देखा, उसने जानबूझकर डर का अभिनय किया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने अचानक दिशा बदली और भी तेजी से भागने लगा। अब भागना चाहता है, बहुत देर हो चुकी है। पीछा करो सब मिलकर, इसे भागने मत दो। इसका सिर लेकर मिस्टर गैबर्ट के पास ले जाएंगे, भारी इनाम मिलेगा। एंजल क्लैन के सभी जीनियस इंद्रधनुषी रोशनी में बदल गए और शिवम के पीछे पूरे वेग से उड़ पड़े। कुल 26 एंजल्स लगभग सभी एक साथ उसका पीछा करने निकल पड़े। इसके 2 कारण थे। पहला ये कि शिवम अकेला था और भाग रहा था, इसलिए सभी मिलकर उसे पकड़ना आसान था। दूसरा ये कि मैजिक आइलैंड ऑफ स्टार्स डेमन क्षेत्र था। उनकी बैटल फॉर्मेशन पहले ही टूट चुकी थी, इसलिए अलग अलग बटना और भी अधिक खतरनाक होता। एंजल, शिवम ने पीछे मुड़कर भयभीत स्वर में चिल्लाया और फिर पूरी ताकत से उड़ान भर दी, सीधे उस दिशा में जहां कोको का फॉर्मेशन था। एंजल्स पीछे पीछे पूरी गति से पीछा करते रहे। शिवम गंभीर रूप से घायल दिख रहा था और अकेला था। यह अवसर एंजल्स के लिए बेहद दुर्लभ था, वे उसे कैसे जाने देते। दोनों पक्ष तेजी से भागते और पीछा करते हुए आगे बढ़े और कुछ ही समय में उस स्थान पर पहुंच गए जहां विशाल फॉर्मेशन बिछा हुआ था। शिवम सीधे उस फैंटम फॉर्मेशन में घुस गया जिसे कोको ने बिछाया था और एंजल्स को इसका जरा भी आभास नहीं हुआ। एंजल्स में कई लोग रून फॉर्मेशन में निपुण थे, लेकिन कोको के स्तर की तुलना में उनकी उपलब्धि बहुत कम थी।
ऊपर से यह फॉर्मेशन आधे दिन में तैयार किया गया था और पूरी तरह वॉइड में छिपा हुआ था बिना कोई संकेत छोड़े, इसलिए एंजल्स को कोई भी असामान्यता महसूस नहीं हुई। और इस तरह पूरे 26 एंजल क्लैन जीनियस बिना कुछ समझे शिवम के पीछे पीछे उस विशाल फॉर्मेशन में घुस गए। उठाओ। जैसे ही सभी एंजल क्लैन के लोग पूरी तरह फॉर्मेशन की सीमा में घुसे, उसी क्षण कोको की आवाज गूंजी। आकाश में एक विशाल फॉर्मेशन अचानक प्रकट हुआ और अनगिनत रून्स फैलकर आपस में गुंथ गए। यह एक फॉर्मेशन है, नहीं ये जाल है। कमबख्त शुभम मौत ढूंढ कर लाया है। एंजल क्लैन के लोग चिल्ला उठे। वे मूर्ख नहीं थे। जैसे ही फॉर्मेशन का आभास हुआ वे समझ गए कि शुभम ने जानबूझकर स्वयं को घायल दिखाकर उन्हें यहाँ फंसाया था। बाहर निकलो। कुछ एंजल्स दहाड़े और सभी एक साथ इकट्ठा होकर बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन उसी पल उनके चारों ओर की दुनिया पूरी तरह बदल गई। एंजल क्लैन के सभी लोगों को ऐसा महसूस हुआ जैसे वे एक अनंत नरक में आ गए हों। चारों दिशाओं से असंख्य अनडेड उन पर टूट पड़े, कहीं ज़ॉम्बी, कहीं स्केलेटन, कहीं भटकती ईवल स्पिरिट्स, चीखती चिल्लाती, अत्यंत क्रूर और भयावह। एंजल्स घबरा गए और उन्होंने जोरदार पलटवार किया। तेज डिवाइन लाइट फूटी और उन अनडेड पर टूट पड़ी। बहुत से अनडेड पल भर में नष्ट हो गए, लेकिन जैसे ही वे गिरे हर दिशा से और अधिक भयानक अनडेड उभर आए और फिर से उनकी ओर झपट पड़े। एंजल्स तेजी से आगे बढ़ते रहे, पर कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि वे अब भी फॉर्मेशन के अंदर ही घूम रहे हैं। चाहे जितनी दूर भागे वे बाहर नहीं निकल पा रहे थे। यह इल्यूजन है, ये सब भ्रम है, हम एक फैंटम अरे में फंसे हैं। अंततः रून फॉर्मेशन में निपुण एक एंजल जीनियस ने सच्चाई पहचान ली और ऊंची आवाज में चिल्लाया, तो यह एक फैंटम अरे है। कई एंजल्स के दिल में थोड़ी राहत जगी। उन्हें लगा कि फैंटम अरे किलिंग अरे से बेहतर होता है। 2 एंजल जीनियस ने अनडेड का विरोध करना ही छोड़ दिया और उन्हें अपने ऊपर टूट पड़ने दिया, क्योंकि फैंटम अरे में सब कुछ भ्रम ही होता है। लेकिन अगले ही पल खून की फुहारें उड़ी। उन दोनों एंजल्स को अनडेड ने चीर फाड़ दिया और वे वहीं गिर पड़े। यह क्या हुआ? बाकी एंजल्स कांप उठे। अब किसी ने अनडेड को अनदेखा करने की हिम्मत नहीं की। सबने तुरंत प्रतिरोध शुरू कर दिया। कमबख्त, इस फॉर्मेशन का इल्यूजन इतना वास्तविक है कि झूठ और सच का फर्क ही मिट गया है। यह इल्यूजन वास्तविक फिजिकल अटैक भी कर सकता है। यह अत्यंत भयावह फॉर्मेशन है। एक एंजल जो रून्स में माहिर था दहशत में चिल्लाया। बाकी एंजल्स के चेहरे बदसूरत हो गए। यदि यह केवल इल्यूजन होता तो वे समय लेकर बाहर निकल सकते थे, लेकिन जब इल्यूजन ही जानलेवा बन जाए तो खतरा कई गुना बढ़ जाता है। पूरी ताकत से स्पेस पर हमला करो। ऐसे फॉर्मेशंस आमतौर पर स्पेस के भीतर जड़े होते हैं। जैसे ही स्पेस टूटेगा फॉर्मेशन भी नष्ट हो जाएगा। सारा गरज पड़ा, हमला करो। एंजल्स ने अनडेड से लड़ते हुए एक दिशा में पूरी शक्ति झोंक दी। भयानक विस्फोट हुआ और वॉइड में बड़े बड़े छेद पड़ गए, लेकिन फॉर्मेशन पर कोई असर नहीं हुआ। अनडेड अब भी हर ओर से उमड़ते रहे। फॉर्मेशन के बाहर शिवम, रूपाली और कोको आकाश में खड़े थे। उनकी आंखों के सामने सब बिल्कुल सामान्य दिखाई दे रहा था। वे स्पष्ट देख सकते थे कि एंजल क्लैन के लोग एक ही जगह घूम रहे थे, अंधाधुंध हमले कर रहे थे और बाहर खड़े शिवम को बिल्कुल नहीं देख पा रहे थे। इतनी आसानी से यह फॉर्मेशन टूटेगा नहीं। जब तक कोई डिवाइन एम्परर न हो इन्हें कोई उम्मीद नहीं है। कोको ने उपहास भरी मुस्कान के साथ कहा, अब हमला करो। रूपाली ने तुरंत एल्वन किंग बो निकाला। उसकी स्पिरिट उफान पर थी और उसने पूरी शक्ति से बो खींचकर एक एरो प्रकट बना लिया। एक भयानक एरो ने वॉइड चीर दिया और सीधे एंजल क्लैन की ओर बढ़ा। निशाना एक 4 पंखों वाला एंजल था। एरो उसके पास जा पहुंचा, लेकिन उसे कोई खतरा महसूस ही नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही एरो उसकी भौं से 1 मीटर की दूरी पर पहुंची, उसके भीतर मृत्यु का बोध जाग उठा। पर रूपाली के एरो के लिए ये दूरी नगण्य थी। प्रतिक्रिया का समय ही नहीं मिला। एक पल में एरो ने उसके सिर को भेद दिया और वह वहीं ढेर हो गया। सावधान, बाहर से घात लगाकर हमला हो रहा है, बाकी एंजल्स चिल्लाए। अगले ही क्षण दूसरा एरो उड़ा और एक और एंजल जीनियस मारा गया। रूपाली ने तीसरा एरो छोड़ा। इस बार निशाना लफील्ड था। लफील्ड साधारण एंजल नहीं था। उसकी स्पिरिचुअल परसेप्शन बेहद तेज थी। एरो जब 100 मीटर दूर था तभी उसे खतरे का आभास हो गया। उसने तुरंत अपने हाथ में मौजूद एंजल स्वॉर्ड को सामने रख दिया। तीखा टकराव हुआ। एरो एंजल स्वॉर्ड से टकराया और भयानक झटका लगा। लफील्ड पीछे की ओर लड़खड़ा गया और एक स्टोन क्लॉ के हमले से बाल बाल बचा। शुभम, सामने आकर लड़ने की हिम्मत नहीं है क्या? फॉर्मेशन के बाहर छिपकर वार करना कौन सी बहादुरी है? लफील्ड दहाड़ा, अगर लड़ना है तो मैं तुम्हारे साथ सामने से लड़ूंगा।
अचानक लफील्ड के पीछे से ठंडी आवाज आई। उसने पलटकर देखा, सामने शिवम खड़ा था, हाथ में जड़े स्टिक लिए, शांत और स्थिर। शुभम, मरने के लिए तैयार हो जा। लफील्ड की आंखों में तीव्र हत्या की चमक उभरी। उसने एंजल स्वॉर्ड चमकाई और सीधा शिवम पर वार किया। शिवम बिल्कुल नहीं घबराया। उसने जेड स्टिक घुमाया और सामने से जोरदार प्रहार किया। दोनों टकराए और अगले ही पल लफील्ड का शरीर बुरी तरह कांप गया। वह पीछे की ओर उड़ गया, मुंह से खून फूट पड़ा और उसका एंजल स्वॉर्ड तक कांप गया। हेवनली सुप्रीम बनने के बाद लफील्ड की कल्टिवेशन डिवाइन एम्परर 5th लेयर तक पहुंच चुकी थी, लेकिन शिवम केवल डिवाइन एम्परर 3rd लेयर में होने के बावजूद अपनी वास्तविक कॉम्बैट पावर से लफील्ड से कहीं ऊपर था। बिग किलर के प्रयोग के बाद तो शिवम की शक्ति और भी दमनकारी हो गई। लफील्ड, शैडो को तुमने मुझे मारने भेजा था। तुम्हारे लिए बुरी खबर है, शैडो पहले ही मेरे हाथों मारे जा चुके हैं। अब तुम्हारी बारी है, जाकर उनके साथ रहो, शिवम ने ठंडे स्वर में कहा और जेड स्टिक को फिर से पूरी शक्ति से आगे बढ़ा दिया। जेड स्टिक में भयानक ठंडक और प्रचंड ऊर्जा भरी हुई थी जो सीधे लफील्ड पर दबाव बनाते हुए नीचे गिर रही थी। उस भयावह शक्ति ने लफील्ड का चेहरा बुरी तरह विकृत कर दिया। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, लफील्ड आतंक में चिल्लाया। शुभम, तुम मर चुके हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मार डालो इसे। आसपास मौजूद अन्य एंजल क्लैन के मास्टर्स गरज उठे और एक साथ शिवम की ओर टूट पड़े। पवित्र प्रकाश से बनी तलवारें एक के बाद एक शिवम की ओर कट पड़ी, लेकिन शिवम ने जरा भी परवाह नहीं की, मानो उसने उन्हें देखा ही न हो, क्योंकि उसी समय उसके शरीर पर मौजूद 2nd क्लास स्काई आर्मर सक्रिय हो चुका था और एक तेज प्रकाश की परत ने उसे पूरी तरह ढंक लिया था। जोरदार धमाके के साथ एंजल्स के हमले उस प्रकाश कवच पर गिरे। भीषण गर्जना गूंजी, लेकिन वे शिवम की रक्षा को तोड़ नहीं पाए। 2nd क्लास स्काई आर्मर वो था जो डिवाइन एम्परर के फुल हैवी ब्लो तक को सह सकता था। ऐसे में ये एंजल जीनियस उसकी रक्षा कैसे भेज सकते थे। शिवम ने अपने शरीर को स्थिर किया और जेड स्टिक को बिना रुके आगे बढ़ाते हुए लफील्ड पर पूरी शक्ति से वार जारी रखा। लफील्ड गरजा, उसके पूरे शरीर पर होली लाइट भड़क उठी। उसने पूरी ताकत से प्रतिरोध करने की कोशिश की, लेकिन कुछ क्षण पहले ही वह शिवम के प्रहार से गंभीर रूप से घायल हो चुका था और अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करने की स्थिति में नहीं था। वह शिवम के इस पूर्ण आघात को रोक ही नहीं सकता था। भयानक धमाके के साथ जेड स्टिक नीचे गिरा। उसके शरीर पर मौजूद होली लाइट पूरी तरह फट गई। उसके हाथ की एंजल स्वॉर्ड हवा में उछल गई। लफील्ड चीख उठा। उसका शरीर चीर दिया गया और उसकी सोल तक को नष्ट कर दिया गया। एंजल क्लैन का ये 10 पंखों वाला जीनियस सीधे शिवम के हाथों मारा गया। उसका स्टोरेज रिंग शिवम के हाथ में आ गया। उसी समय रूपाली भी रुकी नहीं। उसने लगातार एल्विन किंग बो खींचा और एक और तीर छोड़ दिया। एक और एंजल क्लैन जीनियस वहीं ढेर हो गया। शुभम, रूपाली, तुम लोग इतनी बड़ी गलती कर रहे हो। एंजल क्लैन तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। तुम चाहे दुनिया के आखिरी कोने में भाग जाओ, तुम्हें मरना ही होगा। एंजल क्लैन के लोग चिल्लाने लगे। कुछ ने फैंटेसी जेड निकालकर संदेश फैलाने की कोशिश की, लेकिन शिवम उन्हें ऐसा करने का मौका कैसे देता। शिवम ने गोविंद स्टोन बीड निकाला। प्रचंड तूफान की गरज के साथ भयंकर हवा चारों ओर फैल गई और शेष एंजल्स को पूरी तरह जकड़ लिया। उसी समय कोको ने भी इल्यूजन फॉर्मेशन को पूरी शक्ति से सक्रिय किया। अनगिनत अनडेड लगातार एंजल्स पर टूट पड़े, जिससे उन्हें फैंटेसी जेड इस्तेमाल करने का जरा भी अवसर नहीं मिला। चीख पुकार चारों ओर फैल गई। कमजोर एंजल्स एक के बाद एक शिवम और रूपाली के हाथों मारे गए। कुछ ही समय में 20 से अधिक एंजल क्लैन की एलीट एरोगेंस मारी जा चुकी थी। केवल 3 लोग शेष बचे थे। ये 3 एंजल क्लैन के सबसे शक्तिशाली अस्तित्व थे। एक सारा था और बाकी 2 भी असाधारण 10 पंखों वाले एंजल्स थे। तीनों की आंखें खून से लाल हो चुकी थीं और वे पूरी ताकत से अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। सारा की वास्तविक शक्ति के सामने शिवम सामान्य स्थिति में उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। आखिर उसकी कल्टिवेशन डिवाइन एम्परर 7th लेयर तक पहुंची हुई थी और उसके पास पावरफुल किलर भी था, लेकिन वह पहले ही ग्रेट डेमन स्लॉटर के हमले में बुरी तरह घायल हो चुका था। उसकी हालत अभी तक संभली नहीं थी। इसी कारण शिवम को उससे कोई डर नहीं था। जोरदार धमाके के साथ शिवम ने जड़े स्टिक से सारा से आमने सामने टक्कर ली। दोनों पीछे हटे। तुम मुझे मार दोगे, सपना देख रहे हो। एंजल क्लैन का प्रतिशोध तुम सह नहीं पाओगे, सारा ने गुस्से में गरजते हुए कहा, लेकिन उसका जवाब रूपाली का तीर बना।
इसी समय शिवम ने ग्रेट डिवाइन विंड टेक्निक का उपयोग किया और गोविंद स्टोन बीट की शक्ति निकालते हुए शेष 2 एंजल्स को तेज हवा में फंसा लिया। कोको ने अलूजन फॉर्मेशन को भी पूरी तरह नियंत्रित करते हुए उन दोनों एंजल्स को जकड़ दिया। कुछ समय के लिए वे दोनों पूरी तरह फंस चुके थे और शिवम तथा रूपाली ने पूरी शक्ति से सारा पर हमला जारी रखा। सारा गंभीर रूप से घायल था। उसकी शेष शक्ति जेड स्टिक से निकली ठंडक के सामने टिक नहीं सकी। उसके शरीर पर मौजूद सेकंड क्लास स्काई आर्मर पहले ही डेमन के साथ युद्ध में अपनी ऊर्जा पूरी तरह खर्च कर चुका था और अब निष्क्रिय हो चुका था। कुछ ही प्रहारों में जेड स्टिक की ठंडक उसके शरीर में घुस गई। आइस की एक मोटी परत उसे ढंकने लगी। उसका रक्त जमने लगा, सांस कमजोर होती गई और शक्ति लगातार निकलती चली गई। एक और भयानक प्रहार के बाद रूपाली का तीर उसके सीने को चीरता हुआ निकल गया और एक बड़ा छेद बना गया। सारा ने आखिरी बार दहाड़ लगाई। उसने पवित्र प्रकाश विस्फोट कर स्वयं को उड़ा देने की कोशिश की ताकि शिवम को साथ ले जा सके, लेकिन शिवम ने जड़े स्टिक से उसे दबा दिया। भयानक ठंडक ने उसकी हर क्रिया को जकड़ लिया। अगले ही पल प्रचंड शक्ति फूटी और सारा वहीं मारा गया। अब केवल 2 एंजल जीनियस बचे थे। वे भी अधिक देर तक नहीं टिक सके। शिवम, रूपाली और कोको के संयुक्त हमले में वे भी जल्दी ही मारे गए। इस प्रकार एंजल क्लैन का ये पूरा दल पूरी तरह नष्ट हो गया। कुछ डेमन के हाथों मरे और बाकी शिवम के हाथों। ये पराजय अत्यंत दयनीय और विनाशकारी थी। ये सभी एंजल क्लैन की शीर्ष प्रतिभाएं थीं। इनमें 4 10 पंखों वाले एंजल्स भी शामिल थे। 10 पंखों वाला एंजल क्लैन में भी अत्यंत दुर्लभ और भविष्य के स्तंभ माने जाते हैं। वास्तव में एंजल क्लैन की अधिकांश कोर पावर इन्हीं 10 पंखों वाले एंजल्स पर निर्भर करती है। 12 पंखों वाले एंजल्स तो और भी अधिक दुर्लभ होते हैं। ये कल्पना मात्र से ही स्पष्ट था कि एंजल क्लैन के उच्च स्तर के लोग ये समाचार सुनकर हृदय विदीर्ण क्रोध में डूब जाएंगे। शिवम की आंखों में ठंडी चमक उभरी। एंजल क्लैन, ये केवल ब्याज है। अगर तुमने अब भी मुझे निशाना बनाया तो तुम्हें और भी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उसने एंजल क्लैन के सभी स्टोरेज रिंग्स समेट लिए और फिर आग से उनके शवों को जलाकर राख कर दिया। इसके बाद तीनों नीचे झील में उतर गए। स्टोरेज रिंग्स निकालकर उन्होंने उनकी गिनती शुरू की। हाँ, हम तो अमीर हो गए। कोको खुशी से हंस पड़ा। अन्य खजाने उतने महत्वपूर्ण नहीं थे। असली मूल्य डेमन स्पिरिट ब्लड का था। एंजल जीनियस के स्टोरेज रिंग्स में डेमन स्पिरिट ब्लड की मात्रा बेहद विशाल थी, लगभग उतनी ही जितनी शिवम ने अब तक स्वयं इकट्ठा की थी। पिछले डेमन युद्ध में भले ही आधे एंजल्स मारे गए थे, लेकिन वे अपेक्षाकृत कमजोर थे और उनके पास डेमन स्पिरिट ब्लड कम था। असली डेमन स्पिरिट ब्लड तो सारा लफील्ड जैसे शक्तिशाली एंजल्स के पास था। यह एक भारी प्राप्ति थी। इस अभियान में भले ही उनके कुछ साथी पहले ही मारे जा चुके थे, लेकिन उन्हें जो डेमन स्पिरिट ब्लड मिला था वह 8 स्नेक माउंटेन्स की पिछली प्राप्ति से कहीं अधिक था। इनमें अधिकतर डिवाइन एम्परर 9th लेयर के डेमन स्पिरिट ब्लड थे और 7th तथा 8th लेयर के डेमन स्पिरिट ब्लड भी बड़ी संख्या में थे। इन्हें मेरिट पॉइंट्स में बदलने पर मिलने वाले अंक पिछली बार से कई गुना अधिक होंगे। तीनों ने इन सभी डेमन का ब्लड इकट्ठा किया और तय किया कि नैंशन सिटी लौटने के बाद इसे बराबर बराबर बांटा जाएगा। बांटने का फैसला करने के बाद तीनों वहां से निकल गए और फिर से छिपते हुए डेमन का शिकार करने लगे। समय पलक झपकते ही बीत गया और देखते ही देखते आधा महीना और गुजर गया। इस आधे महीने में तीनों की कमाई ज्यादा नहीं हुई। आखिरकार उनके पास कोई बैटल फॉर्मेशन नहीं थी, इसलिए वे केवल अकेले डेमन या बहुत कम संख्या वाले डेमन का ही शिकार कर पा रहे थे। इसी दौरान उन्होंने ये भी महसूस किया कि उन्हें मिलने वाले डेमन लगातार कम होते जा रहे हैं। शिवम और उसके साथियों ने अनुमान लगाया कि इन की ओर से अब पूरी तरह दबदबा बन चुका है और अधिकांश डेमन पहले ही मार दिए गए हैं। साथ ही यह भी संभव था कि बचे हुए डेमन स्टार्स मैजिक आइलैंड की गहराई में पीछे हट गए हों। शिवम और बाकी 2 गहराई में घुसकर वहां युद्ध करने का जोखिम नहीं लेना चाहते थे। वे इस समय बिना बैटल अरे के थे। अगर अचानक उन्हें बड़ी संख्या में डेमन मिल जाते या डिवाइन एम्परर रेल्म का डेमन सामने आ जाता तो मरना भी समझ में नहीं आता। इसी कारण तीनों ने तय किया कि वे स्टार्स मैजिक आइलैंड में कुछ और दिन बिताएंगे और अगर तब भी कोई खास लाभ नहीं हुआ तो सीधे नैंशन सिटी लौट जाएंगे। इसी दौरान एक दिन वे झील के तल पर आगे बढ़ रहे थे। अचानक कोको रुक गया और बोला कि सामने 10,000 मील दूर उसे डेमन की प्रतिक्रिया महसूस हो रही है, लेकिन वह बहुत कमजोर लग रही है। कोको लगातार आसपास डेमन का पता लगाने के लिए अरे लगाता रहता था। शिवम ने पूछा कि वहां कितने डेमन हैं। कोको ने कहा कि साफ पता नहीं चल पा रहा क्योंकि वह स्थान डेमोन की एक परत से ढका हुआ है।
लेकिन डेमन की बहुत कमज़ोर है और डेमन की कल्टीवेशन भी ज़्यादा मजबूत नहीं लगती। शिवम ने सोचा और कहा कि पहले जाकर देख लेते हैं। इसके बाद तीनों उस दिशा में आगे बढ़े। थोड़ी देर में उन्हें झील के तल में एक गुफा दिखाई दी जहां से डेमन की बाहर निकल रही थी, लेकिन शक्ति बहुत अधिक नहीं थी। शिवम ने कहा कि साफ है कि डेमन वहां छिपा हुआ है और शायद इनर की बड़ी शक्तियों के शिकार से बचने के लिए गुफा में छुपा बैठा है। तभी अचानक बोन डेमन की आवाज़ गूंजी और उसने चेतावनी दी कि तुरंत पीछे हटो क्योंकि यह डेविल एम्परर लेवल का डेमन है। ये सुनते ही शिवम हिल गया। डेविल एम्परर लेवल का डेमन! उसने तुरंत पीछे हटने का आदेश दिया, लेकिन उसी क्षण गुफा से एक ठंडी आवाज़ आई कि अब पीछे हटना देर हो चुकी है। इसके तुरंत बाद गुफा के भीतर से भयंकर डेमन की विस्फोट की तरह बाहर फूटी और तूफान की तरह शिवम और बाकी दोनों पर टूट पड़ी। शक्ति बेहद भयानक थी। शिवम ने सबको बचाव करने के लिए कहा, लेकिन डेमन की रफ्तार इतनी तेज थी कि उनके पास बड़े वेपन निकालने का समय ही नहीं था। आखिरकार उन्हें मजबूरी में अपने बॉडी आर्मर से ही बचाव करना पड़ा। जोरदार धमाकों के साथ शिवम पीछे उड़ा, लेकिन उसका सेकंड क्लास स्काई आर्मर पूरी तरह से उस शक्ति को रोक सका। रूपाली और कोको हालांकि इतने भाग्यशाली नहीं थे। दोनों का चेहरा सफ़ेद पड़ गया और उन्होंने खून उगल दिया। ये देखकर शिवम हैरान रह गया, क्योंकि यह हमला डेविल एम्परर लेवल डेमन के हिसाब से बहुत कमज़ोर था। अगर यह सच में डेविल एम्परर होता तो वह खुद तो बच जाता, लेकिन रूपाली और कोको शायद गंभीर रूप से घायल या मारे जा चुके होते। लेकिन अभी दोनों को केवल हल्की चोटें आई थीं। ये बहुत अजीब था। तभी शिवम समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। उसी समय गुफा से एक और आवाज़ आई, जैसे वह डेमन खुद भी हैरान था कि इनर के ये 3 छोटे लोग इतने मजबूत कैसे हैं। इसके बाद एक काला साया चमका और शिवम के सामने एक लंबा चौड़ा डेमन प्रकट हुआ। वह डेमन अत्यंत विशाल था। उसके चारों ओर घना डीमन की लिपटा हुआ था और उससे भयानक दबाव निकल रहा था। ये दबाव साफ तौर पर डेविल एम्परर लेवल का था। शिवम और बाकी 2 पहले भी डेविल एम्परर डेमन की आभा महसूस कर चुके थे और यह बिल्कुल वैसी ही थी। लेकिन फ़र्क ये था कि इस डेमन की ऑरा बेहद कमज़ोर लग रही थी। उसके सीने में आगे और पीछे एक पारदर्शी छेद था जिसके भीतर सुनहरी रोशनी चमक रही थी और उसके शरीर को लगातार नष्ट कर रही थी। ये बुद्धा लाइट थी। तीनों ने एक नज़र में पहचान लिया। अब शिवम को समझ आ गया कि डेमन का पिछला हमला इतना कमज़ोर क्यों था। ये डेमन पहले ही बुद्धिज़्म के मास्टर्स द्वारा गंभीर रूप से घायल किया जा चुका था और इसी कारण छिपकर अपनी चोटें भर रहा था। डेमन की आंखें तांबे की घंटियों जैसी फैल गईं। उसने तीनों को ऊपर से नीचे तक देखा और उसकी आंखों में लालच उभर आया। वह गर्जना करते हुए बोला कि इनर के तीनों पियरलेस इविल डूअर्स उसे ज़रूर बड़ी मदद देंगे। अगर वह उन्हें खा गया तो उसकी चोटें जल्दी भर जाएंगी और उसकी कल्टिवेशन और भी आगे बढ़ सकती है। उसकी लालच भरी निगाहें और तेज हो गईं। उसे ज़रा भी शक नहीं था कि वह शिवम को आसानी से मार सकता है। भले ही वह गंभीर रूप से घायल हो, फिर भी डेविल एम्परर रेल्म की बुनियाद पर उसका आत्मविश्वास अडिग था। इसका शब्द खत्म होते ही डेमन की विस्फोट की तरह फूटी और वह विशाल डेमन शरीर लिए सीधे शिवम और बाकी दोनों पर झपट पड़ा। उसका पंजा आकाश को फाड़ता हुआ उनकी ओर बढ़ा। शिवम ने बिना सोचे तुरंत जेड स्टिक निकाल लिया और शरीर की पूरी फॉरबिडन पावर स्टिक में भरकर जोरदार प्रहार किया। उसी पल रूपाली ने एल्वन किंग बो निकालकर पूरी ताकत से तीर छोड़ा। कोको भी पीछे नहीं रहा। उसने जीवन भर की शक्ति झोंक दी। उसके शरीर से अनगिनत रून्स निकलने लगी। उसकी भौहों से प्रकाश फूटा और एक फॉर्मेशन वर्ड हवा में उभरा। वह शब्द चमका और अगले ही क्षण एक विशाल टर्टल फॉर्म अरे बन गई जो दहाड़ते हुए डेमन की ओर टूट पड़ी। 3 जोरदार धमाके एक साथ हुए। झील के तल में भयानक कंपन फैल गया। अगली ही सांस में एक विशाल आकृति पीछे की ओर उड़ती दिखाई दी और झील के नीचे चट्टानों से टकराई। चट्टानें फट गईं और पानी हजारों ऊंची लहरों में उछल गया। पीछे हटने वाला वही डेविल एम्परर लेवल डेमन था। ये दृश्य देखकर शिवम, रूपाली और कोको तीनों स्तब्ध रह गए। उनके दिमाग में एक ही सवाल था कि क्या ये सच में डेविल एम्परर लेवल डेमन है, इतना कमजोर। उसी क्षण शिवम के मन में विचार कौड़ा था कि इस डेमन की चोटें बहुत ही गंभीर हैं। उन्होंने इससे पहले डेविल एम्परर डेमन को बैटल फॉर्मेशन तोड़ते और इनर को कुचलते देखा था। उसके सामने ये डेमन की शक्ति बिल्कुल फीकी लग रही थी। यही वजह थी कि तीनों के संयुक्त प्रहार में ये डेविल एम्परर पीछे धकेल दिया गया। असल में केवल शिवम और उसके 2 साथी ही नहीं, बल्कि डेविल एम्परर लेवल अस्तित्व भी अंदर से पूरी तरह सन्न रह गया था। उसके मन में एक ही सवाल गूंज रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। इनके ये 3 छोटे लोग जिनकी कल्टिवेशन इतनी नीची है, इतनी भयानक शक्ति कैसे दिखा सकते हैं।
वो अच्छी तरह जानता था कि उसकी चोटें कितनी गंभीर है, लेकिन वह फिर भी डेविल एम्परर लेवल का अस्तित्व था। सामान्य हालात में चाहे उसकी हालत कितनी भी खराब क्यों न हो, डिवाइन एम्परर रूम जैसी सत्ता को कुचलना उसके लिए बच्चों का खेल होता। लेकिन अभी अभी शिवम के साथ टकराव में वो उल्टा खुद पीछे उड़ गया। ये बात उसके दिमाग में बिल्कुल नहीं बैठ रही थी। उसका मन कुछ पल के लिए सुन्न पड़ गया, लेकिन शिवम, रूपाली और कोको उस झटके से उबर चुके थे। कोको जोर से हंसा और बोला कि यह डेविल एम्परर दिखने में भले ही ताकतवर लगे, लेकिन असल में ये कमजोर पड़ चुका है। अब इसे पूरी ताकत से मार डालो। ये कहते ही उसने तुरंत अरे की शक्ति सक्रिय कर दी। एक विशाल कछुए की आकृति उभरी जो वर्ल्ड टर्टल की तरह दिखती थी और भारी दबाव के साथ डेविल एम्परर की ओर झपट पड़ी। इसी समय रूपाली ने फिर से धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई और एक तीर छोड़ दिया। शिवम ने जड़े स्टिक घुमाई और पूरी शक्ति के साथ सामने वाले की ओर दबाव बनाया। तीनों बिना किसी झिझक के हमला कर रहे थे, क्योंकि वे जानते थे कि डेविल एम्परर लेवल डेमन का डेमन स्पिरिट ब्लड असाधारण होता है और उससे मिलने वाले मेरिट पॉइंट्स डिवाइन एम्परर रेल्म डेमन से कहीं अधिक होते हैं। इतनी मुश्किल से आधा मरा हुआ डेविल एम्परर उनके सामने आया था, ऐसे मौके को वे कैसे छोड़ सकते थे। तीनों के भीषण हमलों ने अंततः डेविल एम्परर डेमन को पूरी तरह जगा दिया। उसके भीतर का गुस्सा फट पड़ा। कुछ डिवाइन एम्परर स्तर के छोटे लोग उसे मारने की कोशिश कर रहे थे। यह बात उसके लिए घोर अपमान थी। ऐसी स्थिति उसने कभी नहीं देखी थी। आमतौर पर अगर कोई डिवाइन एम्परर उस पर वार करने की हिम्मत करता भी था तो वह 9th गॉड एम्परर लेवल का कोई पियरलेस मॉन्स्टर ही होता। वह दहाड़ा और भयानक डीमन की विस्फोटित हो गई। उसके हाथ में एक डेविल नाइफ प्रकट हुआ और उसने लगातार 3 तेज वार किए। तीनों नाइफ शैडोज शिवम के आक्रमण से टकराईं। जोरदार धमाके हुए नाइफ शैडोज टूट गईं और डेविल एम्परर डेमन एक बार फिर पीछे उड़ गया। वह चट्टानों से टकराया, मुंह से कई कौर खून उगल दिए और उसकी हालत और गंभीर हो गई। उसके सीने में बने छेद से बुद्धा लाइट और भी तेजी से चमक उठी, जिससे उसकी चोटें और बिगड़ गईं। लगातार दूसरी बार पीछे धकेले जाने से शिवम का आत्मविश्वास काफी बढ़ गया। साफ था कि यह डेमन अब सच में आखिरी सांसों पर था। शिवम ने तुरंत रूपाली और कोको को साउंड ट्रांसमिशन भेजा कि वह सामने से इसे रोकेगा और रूपाली तीरों से हमला करती रहे। ये कहकर वह आगे बढ़ा और जेड स्टिक नीचे की ओर दे मारी। उसी समय उसके बाएं हाथ से वायु का प्रचंड प्रवाह निकला और डेविल एम्परर डेमन पर टूट पड़ा। उस डेमन ने दर्द दबाते हुए प्रतिक्रिया दी और डेविल नाइफ से लगातार वार करने लगा। उसकी शक्ति वायु से टकराई और फिर जेड स्टिक से भिड़ गई। धमाका हुआ और शिवम की देह कांप गई। उसके हाथ में जेड स्टिक गूंज उठी और वह कुछ कदम पीछे हट गया। आखिरकार यह डेविल एम्परर रेल्म का डेमन था। चाहे कितनी भी गंभीर चोटें क्यों न हो, उसकी बुनियादी शक्ति अभी भी बेहद भयानक थी। शिवम को दबाव में आना ही पड़ा, लेकिन जैसे ही शिवम पीछे हटा, डेमन ने मौका देखकर उसे खत्म करने की कोशिश की। उसी क्षण रूपाली का तीर आ पहुंचा, जिससे डेमन को वार रोकना पड़ा और शिवम को सांस लेने का अवसर मिल गया। इसी बीच कोको ने पूरी शक्ति से नया अरे बनाना शुरू कर दिया। डेविल एम्परर डेमन भीतर ही भीतर गुस्से से उबल उठा। उसने दहाड़ते हुए कहा कि कुछ छोटे कीड़े उसका रास्ता रोक रहे हैं। यह अपमान वह कभी नहीं भूलेगा। उसने पीछे हटने का मन बना लिया, क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर वह और रुका तो सच में यही मारा जाएगा। लेकिन शिवम उसे आसानी से जाने वाला नहीं था। उसने जेड स्टिक को थामे पूरी ताकत से हमला जारी रखा। वायु बीट के भीतर से निरंतर प्रचंड हवाएं खींची जा रही थीं, मानो उनके लिए कोई सीमा ही न हो। कई भंवर बन गए जो डेविल एम्परर को चारों ओर से जकड़ने लगे। डेविल एम्परर डेमन को पीछे हटने में भारी परेशानी होने लगी। हर कोशिश के साथ उसकी चोटें और बढ़ती जा रही थीं। अंततः वह गरजा और बोला कि अब अगर इन्हें मरना ही है तो वह खुद उन्हें खत्म करेगा। उसका चेहरा पागलपन से भर गया। उसके शरीर के भीतर से लाल हड्डी जैसे स्पाइक्स बाहर निकल आए और उसकी ऑरा हिंसक हो गई। वह सीधे शिवम पर झपटा और डेविल नाइफ से जानलेवा वार किया। जेड स्टिक और डेविल नाइफ फिर से भिड़े। जेड स्टिक बुरी तरह कांप गई और शिवम का हाथ झटका खा गया, लेकिन डेविल नाइफ उसकी ओर बढ़ती रही। इस बार शिवम पीछे नहीं हटा। अगर वह पीछे हटता तो डेमन को भागने का मौका मिल जाता। शिवम ने जानबूझकर डेविल नाइफ को अपने शरीर पर लगने दिया। दूसरा स्तरीय स्काई आर्मर तेजी से कांपा, लेकिन टूटा नहीं। डेविल एम्परर अब अपने चरम पर नहीं था, इसलिए वह तुरंत आर्मर को नहीं भेज सका। डेमन पागल होकर गरजा कि वह देखेगा शिवम कितने वार सह पाएगा, और पूरी ताकत से हमला करता चला गया। उसकी ऑरा एक क्षण के लिए और तेज हो गई। साफ था कि वह किसी आत्मघाती तकनीक का उपयोग कर रहा था, चाहे बाद में उसे इसकी भारी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। एक के बाद एक हमले शिवम पर गिरे। कम से कम दर्जन भर प्रहार दूसरे स्तरीय स्काई आर्मर पर पड़े।
अंततः जोरदार धमाके के साथ स्काई आर्मर की ऊर्जा समाप्त हो गई और प्रकाश कवच टूट गया। लेकिन उसी पल शिवम का हमला भी डेमन पर जा गिरा। डेविल एम्परर का शरीर भले ही अत्यंत कठोर था, फिर भी वह पूरी तरह से आक्रमण नहीं रोक पाया। उसके शरीर पर गहरी दरार बनी और खून फूट पड़ा। डेविल एम्परर ने और खून उगला, लेकिन उसकी आंखों में अब भी पागलपन था। उसने दहाड़ते हुए कहा कि शिवम को अब मरना ही होगा। उसी क्षण उसके शरीर से निकलने वाले चमकीले लाल बोन स्पर्स अलग होकर भयंकर गति से शिवम की ओर उड़ पड़े। वह इसी घड़ी का इंतजार कर रहा था जब शिवम की रक्षा टूटी और वह एक निर्णायक वार से उसे खत्म कर सके। ड्रैगन लॉर्ड रिवेंज के बाकी 2 एपिसोड शाम तक अवेलेबल हो जाएंगे और एक स्टोरी मंडे से हम लोग नई स्टोरी डाल देंगे, फिर कल ही अपलोड हो जाएगी अगर एपिसोड रेडी हो गए तो। और इसके 7 बजे और 9 बजे तक एपिसोड इसके सारे अवेलेबल हो जाएंगे ड्रैगन लॉर्ड के। इस टाइम थोड़ा काम में बिजी हूँ और अल्टरनेट एपिसोड हम लोग देने की कोशिश कर रहे हैं। और बाकी आप लोग मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, सागा सीरीज़ प्ले स्टोर से, तो उसमें आपको नई स्टोरी मिल जाएगी मैरिड टू ड्रैगन प्रिंसेस, उसको सुन सकते हैं। और स्टार्टिंग के एपिसोड 10 आपको टेलीग्राम के थ्रू मेरे मिल जाएंगे, उसको भी सुन सकते हो वहाँ के। नए चैनल जो कि लिंक पड़ा होगा कम्युनिटी टैब में, वहाँ से आप लोग देख सकते हो। वहाँ पर भी मैं कंटिन्यू रखूँगा, डबिंग चल रही है, आगे के बहुत सा ज़्यादा एपिसोड आगे के रेडी कर दूँगा अच्छी आवाज़ में, ताकि उसको मैं सेटअप कर पाऊँ। बाकी अल्टरनेट एपिसोड कुछ दिनों तक ऐसे ही आते रहेंगे।